हम्म। तो अभी तक के जितने भी डिस्कशंस हुए हैं उसके हिसाब से क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं क्लासेस से, राइट, ये चीजें हम लोगों ने पहले देखी हुई थी। इसके अलावा इनिट मेथड क्या है, एसटीआर मेथड क्या है, दैट वी डिस्कस। फाइन। ये ऑटोमेटिकली इन्वोक होती हैं, कुछ मेथड्स हम हमारी खुद की इसमें कोड कर सकते हैं, उनको हमें कॉल करना पड़ता है थ्रू ऑब्जेक्ट्स दैट वी हैव सीन। देन दिस वाज द कोड प्रोबेबली जो पिछली बार पूरा समय ले गया था हमारा जिसमें हमने इंस्टेड ऑफ वन दो क्लासेस बनाई थी। एक क्लास का नाम जो था वो था स्टूडेंट, एक का नाम था कोर्स। किया था काम आपने इस पर, मैंने कहा था ये बना के देखना, ये कोर्स बनाया गया। अब तो बीच में गैप भी हो गया 2 3 दिन का। किया काम नहीं? क्यों? एक ने भी नहीं बनाया। बनाया आपने क्यों नहीं बनाया? जरूरत नहीं है, जरूरत है फिर भूल गए। और क्या क्या काम है जीवन में इसके अलावा? क्या है? अरे 6 7 घंटे 8 घंटे रहते हो ना, तो फिर उसमें क्यों नहीं करते हुए काम? जबरदस्त। हर्षित तुमने बनाया कोड? नहीं, तुम भी भूल गए। हाँ, सेशन खत्म करके फिर अपन बात करें, ठीक है? एक काम करना हर्षित, ये याद रखना कि मुझे तेरे से बात करनी है सेशन के बाद। ये बात हाँ, भूलना नहीं है ना। चलते हैं आगे, उस कोड के बाद आगे की चीजें पढ़ते हैं। तो अभी तक बेसिक सारी चीजें हमारी डिस्कस हुई हैं, जिसमें क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस कैसे डिफाइन करना है, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाना है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्ट्स के जरिए क्लास के अंदर रखे हुए जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कैसे हमें एक्सेस करना है, मेथड्स को कैसे कॉल करना है। इनफैक्ट एट्रीब्यूट्स के नाम पे भी हमने इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स जो है वो भी देख लिए हैं, और क्लास एट्रीब्यूट्स जो है वो भी देखे। इंस्टेंस और क्लास एट्रीब्यूट्स में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने देखा। फाइन। So today we are going ahead with the first concept, and that concept is what we call class method. Class method, ठीक है? अभी class method क्या होती है? क्या सारी methods which are residing inside the classes are class methods? तो ऐसा नहीं, ठीक है? All are methods, but then उन methods में से कुछ specific methods ऐसी होती हैं जिनको आप class methods की category में रखते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। एक हमने क्लास यहाँ बनाई स्टूडेंट नाम की, यही क्लास है जो पहले इसके पहले लेते रहे हैं, इसको रिलेट करने में ज्यादा टाइम अपने को नहीं लगेगा। फाइन। तो स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई है। व्हाट इज दिस? दिस इज क्लास एट्रीब्यूट। क्लास एट्रीब्यूट मतलब कि जो हर इंस्टेंस के साथ में जोड़ा रहेगा। इंस्टीट्यूट नेम, उसमें क्या ले लिया है आपने? बिगनालिटिक्स। इसमें अगर आप देखोगे तो ये पहली मेथड जो है दैट इज इनिट। इनिट मतलब ये कॉल होती है, कंस्ट्रक्टर है, ये तब तक कॉल होगी जब तक कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय ये 3 पैरामीटर्स जो हैं वो हमारी इनिट मेथड जो है वो जहां ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होगा वहां से लेके आएगी, और यहाँ पे आके हमारे उस ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस के साथ में नेम, एज और कोर्स जो है वो जाके स्टोर कर देगी। फाइन। देन वी आर हैविंग एसटीआर मेथड एज वेल। व्हाट इज एसटीआर मेथड यूज्ड फॉर? ऑब्जेक्ट जब प्रिंट होता है तो ज्यादा रीडेबल अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट को अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो एसटीआर मेथड जो है उसको यूज किया जाता है, राइट? और पिछली बार मैंने एक और चीज बोली थी कि whenever you using an object with print, तो उस केस में एसटीआर का मतलब ये होता है कि आपके ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, राइट? ये इसका एक और इंटरप्रिटेशन है डिफाइन करने का। ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर अंडरस्कोर अंडरस्कोर करता क्या है? तो दैट कन्वर्ट्स योर ऑब्जेक्ट इनटू अ स्ट्रिंग, राइट? बट ये कन्वर्जन जो है केवल डिस्प्लेइंग पर्पस से, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, वो ज्यादा आसान याद रखने का तरीका वही जो आप बोल रहे हैं कि whenever I try to print my object directly, तो उस केस में हमें क्या प्रिंट करवाना है वो यहाँ से रिटर्न करना होता है। अगर हम एसटीआर मेथड नहीं लेते हैं तो उस केस में फिर वो जो
डिफॉल्ट जो फॉर्मेट था ऑब्जेक्ट का वही प्रिंट होगा कि ऑब्जेक्ट का नाम क्या, क्लास का नाम क्या, कौन सी मेमोरी लोकेशन पे रखा है, वो सब चीजें जो है वहां से निकल के आएंगी। देन यू आर हैविंग डिटेल डिस्प्ले मेथड, तो ये कोई खास बात नहीं है, पिछली बार डिस्कस किया हुआ एक नॉर्मल मेथड जिसको आप इन्वोक कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रिंट करवाने के लिए। देन कम्स द न्यू थिंग जिसके बारे में आज की चर्चा शुरू हो रही है। आप यहाँ पे देखोगे तो एक चेंज इंस्टीट्यूट नेम करके हमने एक मेथड यहाँ पर ली है। वो मेथड जो है वो सिर्फ एक काम कर रही है कि वो जो आपका क्लास एट्रीब्यूट था, क्या नाम था उसका, इंस्टीट्यूट, उसका नाम बदल दें। ठीक है, क्लास के एट्रीब्यूट का नाम जो है वो रन टाइम पे हम लोग चेंज करवा रहे हैं। फाइन, और इसके लिए ये मेथड कॉल हो रही है। तो पहले तो मैं रिक्वायरमेंट बता दूं, रिक्वायरमेंट बहुत बेसिक सी है। वो रिक्वायरमेंट ये है कि सपोज मान लीजिए कि आपकी कोई क्लास थी, उसमें क्लास एट्रीब्यूट था, आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लिए उसको लेकर, और ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद एट सर्टेन पॉइंट यू फेल्ट दैट कि यार ये जो क्लास एट्रीब्यूट है इसको बदलना है। ठीक है, वी वांट टू चेंज दिस नेम, इंस्टीट्यूट का नाम आज से इंस्टीट्यूट दिख गया, बिगनालिटिक्स जो है उसका नाम जो है कुछ और रख दिया। हालांकि इसका नाम हम आगे चल के संभवतः न्यू बिगनालिटिक्स रखेंगे, नए जोश के साथ हमें, नई उमंग के साथ हमें ये इंस्टीट्यूट नया शेप ले रहा है, तो बिगनालिटिक्स जो है उसका नाम न्यू बिगनालिटिक्स करना है। फाइन, अब करना है मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नाम बदल, करना है का मतलब ये होता है कि इसके पहले जितने ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 50 हो, 100 हो, उन सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ भी ये बदलाव जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आपने स्टूडेंट क्लास बना दी, स्टूडेंट क्लास के आपने ऑब्जेक्ट्स बना लिए, मान लो कि 50 स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके इस सेंटर में, उसके बाद में उनके लिए ऑब्जेक्ट्स बन चुके S1 से लेकर S50 तक। देन सडनली वी फेल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट कि नाम बदलना है। तो नाम बदलना है में आपने क्या किया, आपने वो एट्रीब्यूट का नाम चेंज करना है क्लास के साथ में, कि आने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स अब बनेंगे, जितने स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे, उनके साथ में अब इंस्टीट्यूट का नाम बिगनालिटिक्स की बजाय न्यू बिगनालिटिक्स होगा। प्लस साथ ही साथ जितने पीछे वाले स्टूडेंट्स के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं जो रिकॉर्ड्स ऑलरेडी बन चुके हैं, उसमें भी वो नाम बदल के नया वाला हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वी वांट टू डायनामिकली एट रन टाइम वांट टू चेंज द क्लास एट्रीब्यूट्स। So it is all about playing with the class attributes, not the instance attributes. Instance attributes की बात यहाँ पर नहीं चल रही है। ठीक है, दिमाग में पिक्चर क्लियर कर लो। इस उदाहरण में ये जो नाम है, एज है, कोर्स है, ये इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं। इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स मतलब कि जो हर इंस्टेंस के लिए यूनिक है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। जैसे कि आपके लिए नाम, एज, कोर्स कुछ और हो सकता है, लेकिन आपके लिए नाम, एज, कोर्स कुछ और हो सकता है। तो इंस्टेंसेस ऑब्जेक्ट वाइज जो है ये एट्रीब्यूट्स अलग अलग हो सकते हैं, और यही अंतर हमने पहले भी डिस्कस किया था इन एट्रीब्यूट्स में और क्लास एट्रीब्यूट में। क्लास एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जो सभी के लिए कॉमन होते हैं, लेकिन किसी पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि आपको ये फील हो कि क्लास के एट्रीब्यूट्स को भी बदलने की जरूरत पड़ रही है। उसी का उदाहरण मैंने आपको दिया कि ठीक है, एक संस्था का नाम है, वो संस्था का नाम जो है वो सभी बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज क्लास एट्रीब्यूट सिंस इट इज कॉमन। बट एट अ सर्टेन पॉइंट वी फील लाइक यार इसको बदलना है, तो बदलना है मतलब आने वाले बच्चों के लिए भी बदलेगा, पीछे जो रजिस्टर हो चुके हैं उनके लिए भी बदलेगा, राइट। और इस तरह के चेंजेस करने के लिए, क्लास एट्रीब्यूट्स को बदलने के लिए हम एक तरीके की स्पेशल मेथड को पाइथन में यूज करते हैं क्लासेस के अंदर ही, और वो मेथड्स जो है वो कहलाती हैं क्लास मेथड्स। ठीक है, तो क्लास मेथड्स डेडिकेटेडली केवल क्लास एट्रीब्यूट्स के लिए काम करते हैं, इनका इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स से कोई लेना देना नहीं होता। इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स को ये एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब मैं इसके अंदर से तुम अगर बोलो कि नेम, एज, कोर्स को लेकर कोई बात करनी है, परिवर्तन करना है, तो नहीं हो पाएगा। फाइन, तो दिस आर क्लास मेथड्स, स्पेशल मेथड्स डिजाइन, डिफाइंड, ड्राफ्टेड फॉर डूइंग द अमेंडमेंट्स विद क्लास एट्रीब्यूट्स ओनली। ठीक है, क्या तरीका होता है इसको यूज करने का, इसको यूज करने के लिए आपको एक डेकोरेटर लगाना पड़ता है मेथड के ऊपर। मेथड आपकी पसंद की, नाम आपके पसंद का, लेकिन ऊपर एक डेकोरेटर लगाना पड़ेगा। वो डेकोरेटर को क्या बोलते हैं, क्लास मेथड। ये सिस्टम डिफाइंड है। जहां ये डेकोरेटर लगाया जिस मेथड के ऊपर, तो इंटरप्रेटर को समझ में आ जाता है कि ये क्लास मेथड है, इसको प्रोग्रामर यूज करने वाला है क्लास एट्रीब्यूट्स के साथ में कुछ करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये डेकोरेटर लगाओ, जिस भी मेथड के ऊपर लगाया वो क्लास मेथड बन जाएगा, राइट। नथिंग स्पेशल अबाउट इट, सिर्फ इतना ही काम करना है यहाँ पर। प्लस
क्लास मेथड अगर आपने कहीं किसी मेथड को बना दिया तो उसका जो पहला एट्रीब्यूट है अब वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं, वो है क्लास इटसेल्फ, वो है क्लास। जैसे कि अब एक बात बताओ, ये जो डिटेल डिस्प्ले मेथड है जब इसको कॉल किया जाता है तो ये सेल्फ क्या होता है? ऑब्जेक्ट। मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप इस मेथड को कॉल कर रहे हैं वही ऑब्जेक्ट एज एन इंस्टेंस इसके साथ जाएगा और उसी के लिए पूरी अंदर की कार्रवाई होगी। फाइन। और इसके अलावा अगर आपने जितनी भी मेथड्स पढ़ी होंगी, चाहे वो सिस्टम इन्वोक कर रहा था या आप खुद इन्वोक कर रहे हैं, इनिट हो, एसटीआर हो, ये डिस्प्ले मेथड, ये डिटेल डिस्प्ले हो, इस तरह की कोई भी मेथड जो भी आपने मानी, तो आपको ये बताया गया था कि हर केस में पहला पैरामीटर डिफॉल्ट अपने को क्या लेना है? सेल्फ लेना है। ठीक है, सेल्फ या कोई और नाम जो भी आप लेना चाहें, बट पहला पैरामीटर डिफॉल्ट वो ऑब्जेक्ट स्वयं होता है जिसके लिए वो मेथड जो है इन्वोक हो रही है। ठीक है, लेकिन जब हम क्लास मेथड में होते हैं तो यहाँ पे पहला पैरामीटर जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि क्लास मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट्स के लिए काम कर ही नहीं रही है, उसको किसी ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लो 50 ऑब्जेक्ट भी बन गए हैं तो क्लास मेथड को इन्वोक करने के लिए S1, S2, S3, S4, S5, S50 तक से किसी भी ऑब्जेक्ट को का कोई उससे कनेक्शन नहीं है, राइट। क्लास मेथड को इन्वोक करने के लिए आप क्लास का ही रेफरेंस लेके उसको इन्वोक करते हो, क्लास का रेफरेंस लेके। जैसे एग्जांपल यहां देखो, आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए, यहाँ नीचे दो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहे हैं 3-3 पैरामीटर के साथ S1 S2 नाम से, राइट। ये दोनों क्या हो रहा है? दिस इज कॉलिंग द मेथड्स which are residing inside the classes, right? S1 dot detail display, S2 dot detail display। तो हमें पता है ये चीज, हम दो क्लासेस ही पढ़ी रहे थे कि अगर मान लो कि क्लास के अंदर रखी हुई किसी मेथड को अगर कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लो, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड का नाम और उसको कॉल करो। ठीक है, अब इसके ठीक बाद रखा हुआ स्टेटमेंट अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर चेंज इंस्टीट्यूट नेम जो है उसको आप कॉल कर रहे हो लेकिन किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं ले रहे हो। यहाँ पे मैंने S1 नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने S2 नहीं लिखा, क्या लिखा? क्लास का नाम लिखा, बस यही अंतर है। ठीक है, जब आप क्लास मेथड्स को कॉल करते हो तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल नहीं करते हो, कॉल कर भी नहीं पाओ। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से अगर कॉल करोगे तो मना हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल करने के बजाय उसको कॉल करना पड़ता है फ्रॉम रेफरेंस ऑफ द क्लास इटसेल्फ, क्लास का नाम डॉट क्लास मेथड और अगर कोई पैरामीटर भेजना है तो। ठीक है, तो ये दो तरीके के कॉल अपने को देख रहे हैं, एक ये जो कि यहाँ पर हमारी जो नॉर्मल मेथड रिसाइड कर रही थी उसके अंदर क्लास के अंदर, और दूसरी ये जो क्लास मेथड है इसको हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल कर रहे हैं और इसको कॉल कर रहे हैं क्लास के रेफरेंस से। ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट इज माय क्लास नेम डॉट द क्लास मेथड एंड फॉलोड बाय दिस न्यू पैरामीटर, दिस इज व्हाट वी आर पासिंग एज पैरामीटर। अब एक और अंतर, वो अंतर क्या है? यहां से मैं भेज कितने पैरामीटर रहा हूं? एक। यहाँ रिसीव कितने कर रहा हूं? दो। तो ये तो कुछ नया नहीं, ये तो हम पहले भी देख के आए थे। जब हम डिस्प्ले को भी कॉल कर रहे हैं, डिटेल डिस्प्ले को, तो यहां से भेज कुछ नहीं रहे, लेकिन रिसीविंग में अगर यहां देखोगे तो यहाँ पे क्या है? सेल है। तो जैसा पहले समझाया था आपको ठीक वही बात यहां भी, जब भी आप क्लास मेथड को कॉल करोगे, ठीक है, तो उस केस में जो पहला पैरामीटर होता है ये सिस्टम कंट्रोल्ड होता है, और सिस्टम कंट्रोल का मतलब होता है कि दिस पैरामीटर इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय द क्लास यूजिंग व्हिच यू आर कॉलिंग दिस मेथड। ठीक है, तो आप जब इस मेथड को कॉल करेंगे तो CLS विल बी रिप्लेस्ड बाय स्टूडेंट। ठीक है, जैसे आपने जब डिटेल डिस्प्ले को कॉल किया था तो सेल्फ वाज रिप्लेस्ड बाय S1 ड्यूरिंग दिस कॉल एंड सेल्फ वाज रिप्लेस्ड बाय S2 ड्यूरिंग दिस कॉल। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी पहला पैरामीटर इज सिस्टम कंट्रोल्ड जिसको आप पास नहीं कर रहे हो, एंड दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय दैट क्लास यूजिंग व्हिच यू आर कॉलिंग द मेथड। ठीक है, और हम समझ में आ रहा है? तो ये जो है वो क्लास से तब्दील हो जाएगा, क्लास से रिप्लेस हो जाएगा, और इसीलिए जब आप इसके अंदर की कोडिंग देखो, अब समझना बेटा इसको, है ना। स्टूडेंट डॉट दिस मेथड पैरामीटर दिस, यहां से कॉलिंग हुई तो स्टूडेंट क्लास के अंदर रखी हुई ये मेथड कॉल हुई, CLS में जो है हमारी क्लास का नाम आ गया, नेम में आ गया न्यू बिगनालिटिक्स, कोड में सिर्फ एक ही लाइन लिखी है और उस एक लाइन को पढ़ के देखो, CLS डॉट इंस्टीट्यूट, CLS क्या है? स्टूडेंट क्लास, तो इसलिए स्टूडेंट डॉट इंस्टीट्यूट मतलब इस क्लास के अंदर रखा हुआ ये वाला क्लास एट्रीब्यूट, ये रहा, इसको रिप्लेस कर दो बाय नेम, जो सेकंड पैरामीटर आप लेके आए हो उससे, उसको रिप्लेस कर दो बाय न्यू बिगनालिटिक्स।
तो इस तरीके से आप क्लास मेथड को यूज करते हुए और क्लास मेथड को इस तरीके से कॉल करते हुए क्लास एट्रीब्यूट्स को बदल सकते हैं तुरंत टाइम। ठीक है, यहां पर हम इस प्रोग्राम को चला के देखेंगे। ध्यान देना, दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं S1 S2 नाम के, उन ऑब्जेक्ट्स में ये डिटेल्स जा रही है। हाँ, लुक एट द आउटपुट। तो S1 S2 दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, पता है आपको क्रिएशन कैसे होता है। डिटेल डिस्प्ले क्या कर रहा था, डिटेल डिस्प्ले जो है वो नाम, एज, इंस्टीट्यूट, कोर्स, ये चारों जो है प्रिंट कर रहा था। इसलिए डिटेल डिस्प्ले जब पहले चलाया बिफोर चेंजिंग द क्लास एट्रीब्यूट यूजिंग क्लास मेथड, तो उसने ये दो प्रिंट दिए। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन जो है यहाँ प्रिंट हो गई। फिर आपने क्लास एट्रीब्यूट को चेंज कर दिया यूजिंग दैट वे व्हिच वी डिस्कस्ड। उसके बाद आपने उन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर फिर से डिटेल डिस्प्ले चलाया। तो इस केस में यहाँ पे आप देखोगे तो चेंज होके इस बार इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो बदल गया, विग्नालिटिक्स से क्या हो गया, वो न्यू विग्नालिटिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्लास एट्रीब्यूट में जब बदलाव किया तो चाहे ऑब्जेक्ट्स पहले बने हुए थे तो भी उनमें क्लास एट्रीब्यूट जो है दैट गॉट चेंज। ठीक है, दैट गॉट चेंज, दैट गॉट अमेंडेड, दैट गॉट अपडेटेड। इवन इफ सपोज यू क्रिएट ऑब्जेक्ट आफ्टर दिस जिसमें आपने नाम दे दिया सपोज S3 और कोई भी एक रैंडम नेम, और अगर आप मान लीजिए कि S3 के लिए भी डिस्प्ले चलाने की कोशिश करें तो क्या, ये तो कॉमन सी बात है कि नए बने हुए ऑब्जेक्ट में नया क्लास एट्रीब्यूट ही आएगा, पुराना तो आ ही नहीं सकता। तो जो मैंने कहा, जिस सडन पॉइंट पे आपने क्लास एट्रीब्यूट को बदला, उसके पहले बने हुए ऑब्जेक्ट्स या उसके बाद में बनने वाले ऑब्जेक्ट्स, तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए अब क्लास एट्रीब्यूट जो है वो बदल चुका है। फाइन, मतलब आने वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए तो बदलना था ही, पर जो ऑब्जेक्ट बन चुके हैं उसमें भी बदलाव आएगा। फाइन, तो दिस इज व्हाट द क्लास मेथड इज एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसका पैरामीटर क्लास होता है और इस तरीके से आप क्लास के रेफरेंसेस को कॉल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब मैं यहां पर इसके अंदर CLS के साथ में अब कोई इंस्टेंस एट्रीब्यूट को क्यों यूज करूंगा, आप सोच के देखो क्या लेना देना। CLS डॉट नेम, CLS डॉट एज, CLS डॉट कोर्स, ये CLS डॉट स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट एज तो कुछ यही। ठीक है, वो नेम, एज, कोर्स किसके साथ में एसोसिएटेड है, वो ऑब्जेक्ट्स के साथ में एसोसिएटेड है। अगर मैंने S1 बना लिया है तो S1 के लिए नेम, एज, कोर्स है, राइट। S2 बना लिया है तो उसके लिए भी नेम, एज, कोर्स है। तो इसीलिए दोस एट्रीब्यूट्स आर एक्चुअली इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स, and instance attributes you can access using instances, using the objects, while that attribute institute was class attribute and that you can access through classes. Fine, पहले जब ये समझाया था तब तो मैं तुमको बताया भी था कि इन एट्रीब्यूट्स को, क्लास एट्रीब्यूट्स को अगर तुम चाहो तो इंस्टेंसेस के जरिए भी एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट लेकिन उसमें आपको लॉजिकल चीजें नहीं मिलेंगी। जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूं, सपोज जस्ट ये जो हम इसको बदलने की बात करते हैं ना, ये मैंने बदला इसको क्लास मेथड के जरिए। इसको सपोज मैं हाइड करूं और हाइड करके सिर्फ अभी एक काम करूं, S1 डॉट इंस्टीट्यूट इज इक्वल्स टू न्यू विग्नालिटिक्स। मतलब मैंने क्या किया, क्लास एट्रीब्यूट को बाहर ग्लोबल एरिया से ही बदलने की कोशिश करी। यार चलो एक काम करते हैं, हमने दो ऑब्जेक्ट तो बना ही रखे हैं S1 S2 नाम के, तो लेट्स से वन थिंग, यूजिंग S1 let's try to change the class attribute which is using S1 let's try to change the class attribute which was Vignalytics to new Vignalytics। ठीक है, बट इस परिस्थिति में, इसको तो हाइड करो अभी, इस परिस्थिति में हम जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो विल फाइंड दैट ये परिवर्तन के पहले, चेंज के पहले और ये चेंज के बाद इसमें क्या हो रहा है,
ऑब्जेक्ट S1 के लिए तो इंस्टीट्यूट नेम आपने चेंज कर दिया, लेकिन S2 के लिए इंस्टीट्यूट नेम जो वो है वही बना रहा जो कि था। इनफैक्ट अगर आप आगे चल के S3 क्रिएट कर दें नया ऑब्जेक्ट और इसके बाद में अगर इसको चलाएं तो S3 के लिए भी वही क्लास एट्रीब्यूट रहेगा जो आपने एक्चुअली सेट करके रखा है। तो आपने क्या किया, क्लास एट्रीब्यूट को बदला तो है लेकिन स्पेसिफिकली एक ऑब्जेक्ट के लिए बदला है। इसीलिए जब हम क्लास एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करते हैं, क्लास एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करते हैं या चेंज करते हैं थ्रू इंस्टेंसेस, थ्रू ऑब्जेक्ट्स, तो फिर वो स्पेसिफिक इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट के अंदर ही उसमें बदलाव लाए, राइट। वो ओवरऑल क्लास लेवल पे या सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए उसको चेंज नहीं करेगा। आपको सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर मान लो उसको बदलना है जो लॉजिकली ज्यादा करेक्ट है, ठीक है, तो उस केस में आपको उस एट्रीब्यूट को चेंज करना पड़ेगा थ्रू द क्लास, ठीक है, तब जाके वो चीज रिफ्लेक्ट हो जाएगी इन ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट यू आर हैविंग। गेटिंग इट? So this was the concept of class methods and this is how you use it. Going ahead, वही काम किया है यार यहाँ पे, क्या लिख रहे हैं इसमें, विदाउट क्रिएटिंग एनी इंस्टेंस नो डिपेंडेंसीज। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें सेम प्रोग्राम है पूरा, क्लास भी वही है, मेथड्स भी वही है, ठीक है, इनफैक्ट क्लास मेथड भी वही है, सेम, कोई इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बस यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर अभी कोई भी इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं किया है, S1 S2 ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट डायरेक्ट अटेम्प्ट किया कि क्लास के नाम के साथ में क्लास मेथड को कॉल करो, उसको ये एट्रीब्यूट भेजो और उसके बाद चेक भी कर लो कैसे, क्लास का नाम डॉट क्लास एट्रीब्यूट, इसको प्रिंट करके देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, तो प्रिंटिंग करेंगे तो ऑफ कोर्स नया नाम आपको मिल जाएगा। बाद में अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स बने तो वो इस नए नाम के साथ ही बनेंगे। तो प्रोग्राम में समझाने की सिर्फ ये कोशिश की गई है इसमें कि जब आप क्लास मेथड को कॉल करते हैं तो क्लास मेथड इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स हो नहीं हो, कितने हो, इस बात का क्लास मेथड से कोई लेना देना नहीं, राइट। तो यहां हमने ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए तो भी हम क्लास के अंदर रखी हुई एक मेथड को कॉल कर रहे हैं थ्रू क्लास नेम, फाइन। तो कोई जैसे हमसे पूछे कि यार आपने क्लासेस बनाई हैं, क्लासेस के अंदर आपके पास बहुत सारी मेथड्स हैं, हाउ यू विल इन्वोक दोस मेथड्स, तो पहला जो नॉर्मल आंसर है, जो नॉर्मल रिफ्लेक्सेस में जो आंसर आता है वही होता है क्लासेस के अंदर रखे हुए मेथड्स को यू कैन इन्वोक वाया इंस्टेंसेस। कि आप इंस्टेंसेस बनाते हो, इंस्टेंसेस के रेफरेंसेस से, ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस से आप उन मेथड्स को कॉल करते हैं, राइट। And if somebody then asks us कि यार without object reference, without creation of object भी क्या कुछ methods को invoke किया जा सकता है, तो answer is yes, you can do that if you are having class methods inside your classes. class method है तो उसके लिए instances की जरूरत नहीं, ठीक है, समझ गए? एक प्रोग्राम और बना के रखा था, इसका एक एप्लीकेशन था, इसमें कोई खास चीज नहीं है, छोटी सी चीज है। इसमें क्या हो रहा है कि क्लास मेथड को यूज कर रहे हैं फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए क्लास मेथड को यूज किया जा रहा है। अब कैसे कर रहे हैं वो हम इसी प्रोग्राम में समझते हैं। सेम क्लास स्टूडेंट, क्लास एट्रीब्यूट वही है, इनिट जो है वो अपनी जगह पर वही है, str भी वही है, डिटेल डिस्प्ले भी वही है। क्लास मेथड जो है वो हमारी ये है, बस ये वाला पोर्शन प्रोग्राम का समझना है कि ये क्या कर रहा है। एक तरीका क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का, कि अगर मान लो कि मैं सपोज यहाँ पे लिखूं s0 is equals to student and then some details, राइट। अगर मैं ऐसा देता हूं तो आई नो वन थिंग दैट कि यहाँ पर s0 नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा और प्रिंट ऑफ s0 करने से str मेथड इन्वोक होगी, जैसा हम बकरवा बोलते आए हैं, और str मेथड जो है वो कुछ ना कुछ डिस्प्ले कर देंगे उस ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन हमें जो डिस्प्ले करवानी है। तो दिस इज द नॉर्मल वे ऑफ क्रिएटिंग दी ऑब्जेक्ट्स, राइट। बट इस प्रोग्राम में ये समझाया गया है कि आप जो है क्लास मेथड्स को भी यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। अब वो कैसे बनाया जा रहा है और जरूरत क्या है उसको बनाने की, वो उसमें समझाया गया है। अब मान लो कि कोई किसी सर्टेन पॉइंट पे प्रोग्राम को ऐसी जरूरत पड़ गई कि आपके पास में जो है नेम भी है,
कोर्स भी है, लेकिन वो जो एज बोली जा रही है उस एज में किसी ने एज इन टर्म्स ऑफ ईयर्स देने की बजाय जो है यहाँ पे दे दिया बर्थ ईयर सपोज। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आकाश नाम है, 1999 जो है बर्थ ईयर है, एंड पाइथन जो है उसका प्रोग्राम जिसको इन्वॉल्व हो रहा है वो है, और इसके साथ में ऑब्जेक्ट जो है हमें बनाना है। बट इस क्लास के अंदर जिस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है हर एक स्टूडेंट के लिए, वो इस फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता। नाम तो ठीक है, कोर्स का नाम भी ठीक है, पर ये 1999 जो है ये एज के साथ में डायरेक्टली मैप नहीं हो सकता। इट इज नॉट गेटिंग जस्टिफाइड हियर। 1999 is not age, right? That's the birth year. So what we have to do here is, before creating the object, actually, we have to somehow convert this 1999 into age. ठीक है, इसको age में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए जो सबसे सटीक तरीका है, गणित के टर्म में अगर बात करें, मैथमेटिक्स के टर्म में अगर बात करें, तो करंट ईयर पता चल जाए 2023, तो करंट ईयर से वो जो भी उसने ईयर दिया है 1999, उसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालने के ऊपर आ जाएगी, राइट। तो ये जो काम है, ये काम करने के लिए कैलकुलेशन ये आप करने के लिए कहा जा रहे हो इनसाइड क्लास मेथड। ठीक है, आप इसके लिए जा रहे हैं क्लास मेथड के अंदर, क्लास मेथड के अंदर इस काम को करके वहीं से आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें। फाइन, तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रेडिशनल पैरामीटर्स नहीं आ रहे हैं तो भी वी आर एबल टू क्रिएट दी ऑब्जेक्ट्स, राइट। एंड ये हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि क्लास मेथड्स जो हैं इनको कॉल किया जा सकता है विदाउट हैविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इनके लिए ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्लास की ही एक मेथड को यूज कर रहे हैं क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट बनाने के, राइट। एंड दिस वी कैन डू सिंस वी डोंट नीड ऑब्जेक्ट्स टू कॉल दिस काइंड ऑफ मेथड्स, दैट्स व्हाई। चलो बढ़ो आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले ध्यान देना, ये S1 को भूलो, स्टूडेंट रेफरेंस के साथ में, मतलब क्लास के रेफरेंस के साथ में फ्रॉम बर्थ ईयर करके एक मेथड लिए, उसको कॉल किया। और फ्रॉम बर्थ ईयर जो है एक मेथड है जो दरअसल इस डेकोरेटर की वजह से क्या है, क्लास मेथड। ठीक है, रिसाइडिंग इनसाइड दैट क्लास। उसको ये 3 पैरामीटर भेज रहे हैं और ये 3 पैरामीटर यहाँ रिसीव भी हो रहे हैं। अगर देखोगे तो ये इनके नाम है, यहाँ पर नेम, ईयर, कोर्स, लेकिन वहां 3 की बजाय कितने की लिस्ट दिख रही है ऊपर, 4 की, क्योंकि एक तो डिफॉल्ट वो तो क्लास लेके जाएगा अपने साथ, तो CLS में आएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास, बाकी 3 नीचे से वैल्यूज ऊपर आ जाएंगे, राइट। फिर रिटर्न कर रहे हैं। अब रिटर्न क्या कर रहे हैं, तो रिटर्न में इस CLS को छोड़ो, इसको देखो अभी हाल में केवल सेकंड आर्गुमेंट इस वाले क्वेश्चन ये रिटर्न कर रहा है। अब इस रिटर्न में वो पूरा कैलकुलेशन होगा जो हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा था अभी, करंट ईयर पता चल जाए, उससे वो आई हुई वैल्यू का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हो उसकी उम्र क्या है, राइट। अब इसके एक एक कंपोनेंट को ध्यान से देखना शुरू करो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हैव वी इंपोर्टेड समथिंग इन दिस प्रोग्राम, यस, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट। इसके कुछ कुछ पैचेस हैं, उसको एक बार देख के आ जाते हैं, समझ लेते हैं, और उसके बाद में आके इसको सीख लेंगे। इंपोर्ट डेट टाइम, ठीक है। सबसे पहले तो यही देखा कि ये जो डेट टाइम नाम की चिड़िया है ये क्या है, इट इज अ मॉड्यूल, राइट। तो ये एक मॉड्यूल है। तो हमारे प्रोग्राम के अंदर दरअसल हमने फ्रॉम दिस मॉड्यूल वी इंपोर्टेड समथिंग, ठीक है। एक मॉड्यूल के अंदर से एक एंटिटी इंपोर्ट करके लाए हैं, तो dir ओवर डेट टाइम शायद करें तो वो जो वहां पे इंपोर्ट करके लाए हैं वो चीज शायद आपको यहाँ पर दिख जाए। व्हाट आर वी इंपोर्टिंग, डेट, आर वी हैविंग डेट हियर, लुक केयरफुली, हियर इट इज, राइट। तो डेट टाइम के ऊपर जब dir लगाया तो इस मॉड्यूल के साथ में एसोसिएटेड जितने ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं जो इंपोर्ट के बाद में उपलब्ध हो गए, इनका यूज करो, राइट, उनमें रखा है एक डेट नाम का ऑब्जेक्ट। वो डेट जो है वो हमें यूज करना है। फिर हमने बोला यार ये डेट भी क्या है, इसको भी देख लें। तो टाइप ऑफ डेट टाइम और उसके अंदर भी डेट, डेट टाइम में डेट नाम की चीज क्या है उसको देखा, तो दैट इज अ क्लास, दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास टाइप दैट इंडिकेट्स दैट इट इज अ क्लास, राइट। तो इसीलिए इफ इट इज अ क्लास दैट मींस इट इज नॉट डायरेक्टली कॉलेबल। हमने अभी तक जितने प्रोग्राम बनाए हैं, स्टूडेंट क्लास बनाए, कोर्स क्लास बनाए, कभी स्टूडेंट को कॉल कर लिया है? नहीं। कोर्स को कॉल कर लिया है? नहीं। कॉल किया उसके अंदर रिसाइड करने वाली किसी मेथड को, राइट। तो इसीलिए एक मॉड्यूल के अंदर रखी है एक क्लास, उस क्लास का नाम है डेट, और इसीलिए इस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ेंगे, फ्रॉम अ मॉड्यूल आई एम इंपोर्टिंग अ क्लास।
राइट, फ्रॉम डेट टाइम मॉड्यूल वी आर इंपोर्टिंग क्लास डेट। अब आ जाओ नीचे जहां हमने इनका यूज किया है, ध्यान दो, दिस इज सिंस दिस वाज अ स्पेसिफिक इंपोर्ट, इसीलिए फॉर प्लेइंग विद दिस डेट आई डोंट नीड टू मेंशन द मॉड्यूल नेम। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर इंपोर्ट डेट टाइम लिखा होता तो फिर मॉड्यूल का नाम डॉट क्लास का नाम ऐसा चलना पड़ता। ये स्पेसिफिक इंपोर्ट है, पढ़ा के आया हूं पीछे तुमको, तो इसीलिए डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखा, क्लास का नाम डॉट टुडे। अब ये क्या है, ये एक मेथड है जो उसके अंदर डिसाइड कर रही है। ठीक है, क्लास के अंदर। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं डेट टाइम डॉट डेट जो कि मेरी क्लास है उसके ऊपर अगर dir लगाऊं, या मैं ये देखना चाहता हूं कि इस मॉड्यूल की इस क्लास के अंदर क्या क्या कंटेंट है, तो उसके अंदर फिर ये तमाम चीजें आ गई, और इसमें से हम लोग जो है वो यूज कर रहे हैं ये वाला कंपोनेंट, वो क्या है, टुडे, राइट। तो अ मॉड्यूल, देन अ क्लास, एंड इनसाइड दैट टुडे, फाइन। एंड देन आई वेंट फॉर समथिंग एल्स, देन फिर मैंने कहा कि क्यों ना एक काम किया जाए कि जिसका यूज कर रहा हूं उसका भी देख लिया जाए कि व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, that is a built-in function or method. So we are having finally something here that we are using here. ठीक है, क्योंकि built-in function है या method है, इसीलिए it is callable, ये callable है, इसको invoke किया जा सकता है। ठीक है, इसको पुकारा जा सकता है, ये कुछ ना कुछ करके देगा हमको। तो एक बार यहाँ भी जांच लो, डेट टाइम के अंदर डेट के अंदर टुडे को अगर मैं कॉल करूं तो ये क्या देता है, ये कुछ इस तरह की चीज देता है, ये बताता है हमारी करंट डेट, अगर मैं देखूं तो, है ना, 2 फरवरी 2023। और यहां अगर आ जाए तो यहां पर आप टुडे के साथ में भी डॉट लगा के उसके किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पे जो मैंने किया अभी, इसमें भी आई कैन डू वन थिंग यूजिंग दिस वे। ठीक है, तो उस पूरे स्ट्रक्चर को समझ जाओगे। सबसे पहले क्या लिखा है, मॉड्यूल, फिर क्या है क्लास, फिर क्या है मेथड, और उस मेथड पे का भी अगर आप देखोगे तो आउटपुट वो पूरा था ऊपर का, लेकिन उस मेथड के अंदर से अगर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट निकालना है, जैसे सिर्फ ईयर निकालना था तो डॉट ईयर लिख दिया तो उसने 2023 दे दिया, वो यही चाहिए ना, करंट ईयर। अभी हमारे रिक्वायरमेंट में करंट ईयर मिल गया, 2023 का डिफरेंस निकाल लेंगे 1999 के साथ जो उसने भेजा है, वो हमें क्या दे देगा, एज। ठीक है, तो इसीलिए by all these imports we have done this, date dot today dot year and minus that parameter that you sent here 1999। तो इसीलिए this is going to be converted into the age of the corresponding student, fine। तो इसीलिए यहाँ पे आ गया नाम, यहाँ पे आ गई उसकी उम्र, यहाँ पे तो कोर्स ऑलरेडी था, और इन तीनों को लेकर अब ये चल क्या रहा है, इन तीनों को लेकर अगर तुम देखोगे तो ये पूरी चीज जो है वो रिटर्न होगी। अब तुम देखो CLS, तुमने क्लास मेथड कॉल करी थी, पहला पैरामीटर क्या था, CLS। अभी तुमने उसको कॉल करते हुए किसका रेफरेंस लिया था, स्टूडेंट का। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये CLS क्या बन के आया है, स्टूडेंट बन के आया है। ठीक है, तो अगर ये स्टूडेंट बन के आया है तो ये लिखा क्या है, ये लिखा है, ध्यान से सुनना, CLS की जगह क्या पढ़ोगे, क्लास नेम, क्लास में ब्रैकेट में 1 2 3 तीन पैरामीटर। तो ये तो दरअसल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे ही क्रिएट करते हैं ना ऑब्जेक्ट, क्या करते हैं, अभी देखो ऊपर ये क्या किया था मैंने, ये एस नॉट वाले स्टेटमेंट को देखो, ये क्या लिखा है, क्लास नेम एंड देन 3 पैरामीटर्स 1 2 3। ठीक है, जब भी आप क्लास का नाम लिखते हो साथ में पैरामीटर की लिस्ट डाल देते हो, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो दरअसल आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो आपने क्या किया है, यहाँ पर वही किया है, क्लास का नाम 3 पैरामीटर, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा उस नाम से, उस एज से जो आपने कैलकुलेट कर ली है, और उस कोर्स के साथ। ठीक है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट आप कर क्या रहे हो, आप वहां से रिटर्न करवा रहे हो, आपकी जो क्लास मेथड है इट इज रिटर्निंग दैट ऑब्जेक्ट, वो एक एक्सप्रेशन है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको रिटर्न कर दे। अब रिटर्न किया है कॉलर के पास, तो नीचे जो कॉलर था जिसमें आपकी क्लास मेथड कॉल किया था उसको कैच भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसीलिए जहां से क्लास मेथड कॉल हुई थी उसके आए हुए आउटपुट को आपने कैच किया किसमें, S1 में। तो S1 फाइनली वो ऑब्जेक्ट बना जिसमें नाम आकाश आएगा, कोर्स पाइथन आएगा,
और उम्र आएगी 2023 माइनस 1999। एंड देन इसीलिए उसके बाद में S1 के ऊपर डिटेल डिस्प्ले चलाने पर हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो ये मिल रहा है। ध्यान से देखो, 2023 माइनस 1999 बराबर 24, राइट। तो दिस वे वी यूज्ड क्लास मेथड फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास मेथड का उपयोग कर लिया। इन केस व्हेन द इनिशियल पैरामीट्रिक वैल्यूज वर नॉट इन सपोर्ट और आपको उनको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत थी, और ट्रांसफॉर्मेशन आपने क्लास मेथड्स के अंदर कर लिया। क्योंकि आप ये जानते हो कि क्लास मेथड को कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो तो इंडिपेंडेंट वर्कर है, वो तो अपना काम खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और ये उपयोग है, मतलब हमने पिछली बार क्लास मेथड को यूज किया था फॉर चेंजिंग द क्लास एट्रीब्यूट्स इन लास्ट एग्जांपल, एंड दिस टाइम वी यूज क्लास मेथड फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। ठीक है, तो ये दोनों चीजों में सक्षम हो गया हमारा प्रोग्राम भी। मतलब ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स तो बना ही सकता है नॉर्मल एज के साथ में, और अब ये ईयर भी आ जाएगा तो उसमें भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन पॉसिबल है इस केस में। कोई डाउट इसमें? चलिए, क्या लिखा है यहाँ पे, हेडिंग पढ़ो, चेंजिंग क्लास लेवल एट्रीब्यूट्स विदाउट यूजिंग क्लास मेथड्स। अच्छा, क्लास एट्रीब्यूट्स को हम चेंज कर सकते हैं बिना क्लास मेथड को यूज किए। तो तुम बोलो कौन सी बहुत बड़ी बात है, अभी थोड़ा सा पहले आपने किया था, है ना, ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया और ऑब्जेक्ट का नाम लेके जो है आपने बोल दिया कि ये लो ये बदल गई। पर उसमें एक समस्या थी, वो समस्या ये थी कि जब आप ऑब्जेक्ट का नाम लेके क्लास एट्रीब्यूट को बदल रहे थे तो वो स्पेसिफिकली उस ऑब्जेक्ट के अंदर रखी हुई क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू को बदल रहा था, बाकी सब पे उसका कोई प्रभाव नहीं आया, पर लाना है। हाँ, वेरी गुड, पर वो प्रभाव लाना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे पास क्लास मेथड नहीं भी हो तो भी हम क्लास एट्रीब्यूट को बदलें, और बदलें तो ऐसा बदलें कि जनरली बदलें सबके लिए, आज से पहले बने हुए तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए और आज के बाद बनने वाले तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए क्लास एट्रीब्यूट को बदलना है विदाउट यूजिंग क्लास मेथड। ठीक है, तो इनिशियल स्ट्रक्चर इज सेम, क्लास इज सेम, एट्रीब्यूट इज सेम, इनिट इज सेम, str इज सेम, डिस्प्ले मेथड इज सेम। यहां बदलाव है दोस्तों, इसको देख लो आप एक बार। अब ये जो मेथड है आपकी, यहां ध्यान देना, चेंज इंस्टीट्यूट नेम, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये मेथड क्लास मेथड नहीं है, इसके ऊपर मैंने वो क्लास मेथड वाला डेकोरेटर नहीं लगाया है। तो अगर ये क्लास मेथड नहीं है तो फिर इसको एक नॉर्मल मेथड के होने के नाते इसका पहला पैरामीटर जो रिसीविंग होगा वो सेल्फ ही होगा, जो एक ऑब्जेक्ट अपने साथ लेके आएगा जिसके जरिए आप इस मेथड को कॉल करोगे। आप इसको तो कॉल ही नहीं कर पाओगे बिना ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको इस मेथड को भी कॉल करना है तो अब आपको ऑब्जेक्ट तो लगेगा, तो ऑब्जेक्ट के जरिए अगर कॉल करोगे तो वो ऑब्जेक्ट इसके साथ में लेके आएगा सेल्फ करके, जैसे हमने नीचे किया है। देखो, दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं S1 S2 करके, राइट, और उसके बाद में यहां पर मैंने S1 के साथ में उस मेथड को कॉल किया है, S2 के साथ नहीं है कि हाल फिलहाल। ठीक है, S1 के साथ उस मेथड को कॉल किया और एक पैरामीटर में न्यू बिल्डालिटिक्स करके एक नाम मैंने भेज दिया, फाइन। और ऊपर गए, इस मेथड के अंदर चेंज इंस्टीट्यूट नेम है, एस सेल्फ गॉट रिप्लेस बाय S1, नेम के अंदर वो नई वैल्यू आ गई। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे हमने वो जो नीचे कमेंट में लिखा हुआ है मैंने वो नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि वो स्पेसिफिक चेंज है जो हमने पहले करके देखा था, राइट। अगर मैंने सेल्फ डॉट इंस्टीट्यूट इक्वल्स टू नेम लिखा तो मतलब वो S1 के इंस्टीट्यूट एट्रीब्यूट को वो बदल देगा, लेकिन S2 को वो नहीं बदल पाएगा या दूसरे ऑब्जेक्ट्स को नहीं बदल पाएगा। लेकिन मैंने वैसा करने की बजाय क्या लिखा, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट इंस्टीट्यूट इक्वल्स टू नेम, राइट। जब भी कोई क्लास का एक एट्रीब्यूट बनाते हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो उस एट्रीब्यूट की ऑब्जेक्ट, जब भी किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के साथ भी अपने जुड़े हुए कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, मतलब मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर DIR करके देखूं तो मुझे भी एक एट्रीब्यूट्स की लिस्ट वहां पे दिखती है, राइट। उन एट्रीब्यूट्स में से एक एट्रीब्यूट होता है क्लास एट्रीब्यूट। तो अगर आपने उसको पुकारा तो दरअसल अब आप कहां पहुंच गए हो, S1 की क्लास के पास। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हो कि S1 का इंस्टीट्यूट नेम चेंज करो, आप बोल रहे हो S1 की क्लास का इंस्टीट्यूट नेम बदल के ऐसा कर दो। अब S1 की क्लास क्या है, स्टूडेंट,
तो इस तरीके से आपने देखा जाए तो स्टूडेंट क्लास को ही रिफर करके आपने एट्रीब्यूट को बदला है। ये उसका एक अल्टरनेट है जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। फाइन। तो ये किसी भी आप ऑब्जेक्ट के जरिए कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि S1 से ही करें। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा है कि जाओ बेटा पापा की जेब में 100 रुपए डाल, तो वो बेटा कोई भी हो सकता है ना। अगर 3 बच्चे हैं तो तू अगर मान लो कि मैंने एक्स को बोला कि जा पापा की जेब में 100 रुपए डाल दे, तो वो भी पापा की जेब में जाके 100 रुपए डाल देगा। वाई के वही पापा हैं, वो भी जाके वही काम करेगा। जेड के वही पापा हैं, वो भी जाके वही काम करेगा। तो एक्स वाई जेड दे ऑल आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेम क्लास। तो अगर किसी के भी जरिए अगर आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के जरिए इस तरीके से कॉल करके क्लास में अंदर जाके अगर उस एट्रीब्यूट को चेंज किया, तो फिर वो जनरली एट्रीब्यूट को बदल देगा। ठीक है, पवन समझ में आ रहा है क्या? पक्का? बहुत बढ़िया। इसीलिए ये बदलाव करने के बाद में जब S1 और S2 दोनों की आप इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करोगे तो उस केस में आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। लुक एट दिस पार्ट, दोनों ही केस में बदली हुई इंफॉर्मेशन आ गई है, जबकि बदलाव हमने S1 के जरिए किया है। ठीक है, S2 के जरिए तो नहीं किया था, लेकिन फिर भी बदलाव आ गए। ठीक है, तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्टेटमेंट्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। दिस टू, एक जो अभी कमेंट के अंदर रखा हुआ है वो, और एक उसके ऊपर वाला। फाइन। तो S1 डॉट इंस्टीट्यूट विल चेंज द स्पेसिफिकली दैट इंस्टेंस, बट S1 डॉट द क्लास डॉट द इंस्टीट्यूट विल चेंज द जनरल थिंग, है ना। वो ओवरऑल क्लास एट्रीब्यूट को बदल देगा और सभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट? बढ़ते हैं मेरे भाई आगे। यहाँ देखो, कोई एक मॉड्यूल से इंपोर्ट करके ला रहे हैं, METH नाम उसका। अच्छा लगता है क्या है भाई, इंपोर्ट किया है तो पहले उसको देख के आते हैं। 015A ये रहा। हाँ, यहाँ एक क्लास बनाई है मैथ नाम की। अच्छा, डोंट गेट कंफ्यूज, एक मॉड्यूल होता है मैथ नाम का हमारे पास में, जो बिल्ट इन मॉड्यूल होता है, और उसमें स्मॉल m होता है, स्मॉल MATH। यहाँ पे हमने मैथ नाम की एक क्लास बनाई है जिसमें हमने कैपिटल M लिया है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। राइट, कैपिटल M इसलिए लिया है। एंड दो इट इज नॉट मॉड्यूल, मैथ नाम की क्लास है, मॉड्यूल नाम तो कुछ और ही है, 015A। ठीक है, वो मॉड्यूल का नाम। तो एक क्लास हमने यहाँ बनाई है, उस क्लास का नाम दे दिया मैथ। उस क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस, कुछ मेथड्स बनाई हैं। उनमें मेथड में नाम दिख रहा है मुझे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, 4 मेथड बनाई हैं। और वो चारों मेथड अगर पढ़ते चले जाएं तो एक्स और वाई दो पैरामीटर रिसीव कर रही हैं, और अकॉर्डिंगली वो रिटर्न भी मार रही है वैल्यूज को, जैसे एडिशन के केस में x + y रिटर्न हो रहा है, एंड सो ऑन। फाइन। लेकिन फिर एक नई चीज देखने को मिल रही है, हर एक मेथड के साथ में आपने लिख दिया है ऊपर एट स्टैटिक मेथड, right? So this is one more new concept now. The concept is static method, right? तो क्लास मेथड हमने सीखी, क्लास मेथड क्या होता है ये देखा। इसी तरीके से एक और स्पेशल मेथड होती है इनसाइड क्लासेस यू कैन टेक, एंड दोस मेथड्स आर कॉल्ड स्टैटिक। ठीक है, अब स्टैटिक मेथड जो है वो क्या होती है, कैसे काम करती है, वो अब हम इस प्रोग्राम के साथ में सीखने जा रहे हैं। राइट, एक तो बदलाव तुम्हें सामने दिख रहा है, वो बदलाव ये है, चाहे ये चारों मेथड्स क्लास के अंदर हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका पहला पैरामीटर अगर देखोगे तो सेल्फ नहीं है। अभी तक अगर हमने जितनी मेथड्स बनाई थी क्लास में, उसमें सभी में पहला पैरामीटर क्या लेते थे? सेल्फ। राइट, वो सेल्फ रिप्लेस होता था आगे चल के ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड का नाम करके जब आप ऊपर पहुंचते थे तो वो सेल्फ जो है उसी ऑब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाता। राइट, इसका दूसरा फिर हमने एक और जो सिचुएशन देखा था वो था क्लास मेथड, जो पीछे देख के आ रहा है। उसमें सेल्फ नहीं होता था, उसमें क्लास होती थी। राइट, पहला पैरामीटर विल बी implicitly managed by system, fine, and pehla parameter will be class in place of class methods. Normal instances pehla parameter will be normal methods में पहला पैरामीटर will be objects। ठीक है, पर यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, पहला पैरामीटर में न तो ऑब्जेक्ट है और न ही क्लास का। ठीक है, तो स्टैटिक इज स्टैटिक, स्टैटिक में न तो ऑब्जेक्ट जाते हैं पैरामीट्रिक पासिंग में, न ही क्लासेस जाती हैं। साधारण जितने पैरामीटर आपने बाहर से भेजे उतने ही उसके पास में चले जाएंगे, उसी के साथ में जो करना है कर लो, और उन्हीं के हिसाब से रिजल्ट आपके रिटर्न कर दो। फाइन।
तो फिर सर एक बात बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट जा ही नहीं रहे हैं तो क्या इनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? अरे जब ऑब्जेक्ट भेजना ही नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट के जरिए इनको कॉल करने का लॉजिक नहीं। समझो बात को, ठीक है। S1 बनाया, S1 के साथ में लिखा S1 डॉट डिटेल डिस्प्ले, तो हमें पता था ना कि डिटेल डिस्प्ले मेथड किसके लिए चलानी है? S1 के लिए चलानी है, स्टूडेंट 1 के लिए चलानी है, स्टूडेंट 1 की इंफॉर्मेशन डिटेल में प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो जब भी कोई मेथड इन्वोक होती है तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से होती है। ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से इसलिए होती है कि उस ऑब्जेक्ट से जोड़ के हम लोग बोलते हैं कि ये काम कर, राइट। अब इनको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए अगर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है तो ऑब्जेक्ट को रिसीव भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है तो फिर आप उनको कॉल कैसे करोगे? क्या आप बस ऐड लिख दोगे और 2 पैरामीटर भेज दोगे? नहीं। अगर ऐड लिख के 2 पैरामीटर भेज दिए तो फिर वो इसके अंदर क्यों जाएगा और क्लास बनाने की जरूरत क्या है? फिर उस केस में तो नॉर्मल फंक्शन ही बना लेते हैं प्रोग्राम में, सीधे लिखते हैं def add x, y और उसके बाद में नीचे जाके ऐड कॉल कर लेते तो ऐड कॉल हो जाता। बढ़िया, एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं आती। तो फिर ना तो ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे ना डायरेक्ट कॉल करोगे, तो फिर कॉल कैसे करोगे? तो विकल्प क्या बचता है? क्लास बचती है विकल्प, और इसीलिए मेथड को कॉल किया जाता है अगेन थ्रू रेफरेंसेस ऑफ क्लासेस। क्लासेस का नाम देते हैं और उसके बाद में मेथड का नाम लिखते हैं और पैरामीटर भेज देते हैं तो ये चल जाती है, ठीक है। लेकिन पिछले केस में क्लास मेथड में और स्टैटिक मेथड में ये अंतर होता है कि क्लास मेथड में क्लास के रेफरेंस से कॉल करने पे क्लास भी एज अ पैरामीटर जाता है, पहला पैरामीटर। लेकिन स्टैटिक मेथड में क्लास के रेफरेंस से तो कॉल करना है लेकिन क्लास एज अ रेफरेंस पैरामीटर नहीं जाता। ये दोनों में अंतर है क्लास मेथड में और स्टैटिक मेथड में, ठीक है। मतलब वो सिर्फ क्लास का नाम इसलिए लिखा जाता है कि ये बताया जाता है इंटरप्रेटर को कि इस क्लास के अंदर इस नाम की एक स्टैटिक मेथड रखी है जिसको तुझे कॉल करना है, दैट्स इट, फाइन। दूसरा इस पिक्चर से और करते हैं अभी। तो इस तरीके से हमने 4 मेथड्स लिए हैं स्टैटिक मेथड बनाने के लिए। बनी हुई मेथड के ऊपर डेकोरेटर लगाना पड़ता है, ऐड स्टैटिक मेथड ऐसा लिख दो तो इंटरप्रेटर को समझ में आ जाता है कि ये स्टैटिक मेथड है। अगर ये स्टैटिक है तो ना तो उसके साथ में सेल्फ लूंगा ना ही क्लास का नाम लूंगा, नॉर्मल मेथड रहेगी और उसको आगे चल के उपयोग किया जाएगा, फाइन। और इसका उपयोग हमने यहाँ किया है, देखो। तो अब फ्रॉम अ मॉड्यूल वी आर इंपोर्टिंग अ क्लास, उस मॉड्यूल से एक क्लास इंपोर्ट करना है, वो तुम क्लास देख के आ रहे हो कि वो क्या है, ठीक है। नीचे देखो प्रिंट किया मैथ डॉट एड एंड देन 2 आर्गुमेंट्स 2,3, तो दिख ही रहा है साफ साफ क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम, मेथड को 2 पैरामीटर दिए 2 और 3, तो ये वहां जाएगी 2 धन 3 बराबर 5, रिटर्न करेगी, प्रिंट कर देगा 5, ठीक है। और इसी तरीके से बचे 3 केसेस में अकॉर्डिंगली ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे और चारों के रिजल्ट्स जो हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे, बढ़िया। तो इसीलिए जब इसको कॉल किया तो वी आर गेटिंग दिस 4 रिजल्ट्स, addition, subtraction, multiplication and division, right? So things worked well and this was the line which was very important, that there is no need to create object of this class. ये जो क्लास आपने बनाई थी इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। करेंगे क्या? वो एक ऐसी क्लास थी जिसके अंदर सारी स्टैटिक मेथड्स थी, स्टैटिक मेथड्स को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती ही नहीं है, तो फिर उसको ऑब्जेक्ट बनाने का क्या मतलब है ना? There is no use of having a class or having an object of that class which is having all static methods contained, उसको ऑब्जेक्ट बनाने का कोई लॉजिक नहीं, राइट। बनाई क्यों? ये 4 फंक्शन ही बना लेते हैं नॉर्मल 4 फंक्शन बना लेते हैं, बढ़िया है, इंपोर्ट कर लेते हैं, उनको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड्स को बनाने के लिए, बनाने के पीछे एक कारण ये होता है जो हमने अभी इस प्रोग्राम में देखा कि ऐसी क्लासेस जो स्टैटिक मेथड्स कंटेन करती हैं ये कंटेनर्स की तरह यूज होती है। कंटेनर्स जिसमें कि हम फंक्शंस बस क्लब करके रखते हैं और ये बता दें कि हाँ ये 5 फंक्शन एक ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया मैथ नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर वो सारे स्टैटिक फंक्शन ले लिए जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। जिससे कि एक, मैंने बोला ना, एक बॉक्स बना लिया और उस बॉक्स के अंदर मेथड डाल दिया सारे। अब ये बॉक्सेस वैसे बनाना संभव नहीं क्योंकि हमने इसके पहले जब फंक्शंस पढ़े थे या मॉड्यूल्स पढ़े थे
तो हमने इस तरह की कोई ऐसी कोई बॉक्सिंग टेक्निक नहीं पढ़ी थी कि जिसमें हम उठा के ये बोले कि ये 5 फंक्शन लो, इनको एक साथ क्लब करो, इसको कैटेगरी 1 बोल दो, ये 5 फंक्शन और लो, इनको क्लब करो, इसको कैटेगरी 2 बोल दो। हाँ, तुम ये कर सकते हो, एक मॉड्यूल बनाओ, उसमें 5 फंक्शन ले लो और उसको एक कंटेनर दे दो। दूसरा मॉड्यूल बनाओ, उसमें फिर 5 फंक्शन लो, उसको दूसरी कैटेगरी बोल दो। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो उसके सारे फंक्शन मॉड्यूल 1 में, अगर मैं कोई स्ट्रिंग से जुड़े हुए फंक्शंस बनाना चाह रहा हूं तो उसके सारे फंक्शन मॉड्यूल 2 में है। और इस तरीके से मैं कैटेगराइज करके अपने काम को वाया मॉड्यूल्स रख सकता हूं। बट व्हाट इन केस इफ आई एम हैविंग अ सिंगल मॉड्यूल, और सिंगल मॉड्यूल के अंदर भी मुझे कैटेगराइजेशन करना है। ठीक है, तो सिंगल मॉड्यूल के अंदर कैटेगराइजेशन करना है, 20 मॉड्यूल है और 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखना है उसको, बेहतर रीडेबिलिटी के लिए या फिर बेहतर यूजेबिलिटी के लिए। फाइन, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस एक मॉड्यूल के अंदर उन 20 फंक्शंस को 4 क्लासेस में विभाजित करूंगा, 4 क्लासेस बनाऊंगा कैटेगरीज के हिसाब से, उनका नाम दे दूंगा और उन 4 क्लासेस के अंदर 5 जो भी आपको डालना है वो मॉड्यूल डाल दूंगा। तो उससे क्या हो जाएगा, अच्छा इस तरीके के उपयोग वाले फंक्शन इस क्लास के अंदर है, इस तरह के उपयोग वाले फंक्शन उस क्लास के अंदर, राइट? And since you don't want to create the objects of these classes later on, you just use the classes as the containers here, right? Just to club the similar kind of functions with each other. तो इसीलिए उन केसेस में ऑब्जेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्लास बनाओ, उनके अंदर की सारी मेथड्स को क्या बना दो, स्टैटिक बनाओ। तो स्टैटिक बनाने का मतलब ये है कि अब ये साधारण मेथड्स हैं, इनको बस कॉल करने के लिए आपको क्लास का रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, so this is part of class. This methods were static methods, and this is one use. Categorization is the big use for which we use concept of static methods. गया दिमाग में समझ में आया? Yes. ठीक। बढ़िया है। एक और उपयोग देखते हैं स्टैटिक मेथड का, क्योंकि अभी मैंने आपको जो उदाहरण दिखाया था उसमें एक क्लास है और उस क्लास को आपने कंटेनर की तरह यूज किया है, आपने कैटेगराइजेशन किया है और उस क्लास के अंदर जितनी भी मेथड्स हैं वो सारी की सारी स्टैटिक है। ठीक है, अब एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर सारी मेथड स्टैटिक नहीं है, तो कुछ हैं, एक आध हैं और उसका भी अपना यूज है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। कि अब ये नॉर्मल क्लासेस में जिनके मैं ऑब्जेक्ट्स बनाता हूं क्या उसमें भी स्टैटिक का कोई रोल होता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हमने एक क्लास बनाई, क्लास स्टूडेंट नाम की है, क्लास एट्रीब्यूट वही है, इनिट का अपना रोल है, वो कंस्ट्रक्टर है, str का अपना रोल है जो जब इन्वोक होता है, जब ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है, और उसके बाद में डिटेल डिस्प्ले का अपना रोल है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ डिस्प्ले करवाना है तो हम वाले फंक्शन को मेथड को कॉल करते हैं। देन कम्स दिस स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड, अगर मैंने इस क्लास के अंदर किसी मेथड को स्टैटिक बोल दिया है तो एक बात तो तय हो गई है कि इसके साथ में सेल्फ विल जैसी कोई चीज नहीं आएगी, ना सेल्फ आएगा ना क्लास, मतलब ना ऑब्जेक्ट आएगा ना क्लास आएगा पैरामीटर की तरह। ठीक है, जो यहाँ नहीं है, ये एक ही पैरामीटर रिसीव कर रहा है, वो पैरामीटर लिया है मैंने परसेंटेज के लिए। ठीक है, और अगर आप मेथड के अंदर की कोडिंग अगर देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है इफ दैट परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, अगर वो परसेंटेज प्रतिशत जो है वो 60 या 60 से बड़ा है तो रिटर्न कर दो एक स्ट्रिंग। ये इफ के अंदर ये लिखा है, और वो रिटर्न में क्या लिखा है, एलिजिबल टू एनरोल इन अ कोर्स एट बिगनर इंडेक्स। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब देखो क्या होता है, रिटर्न का मतलब क्या होता है, पहली बार जब प्रोग्राम में रिटर्न मिला तो उसके बाद के स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो ऐसा मत सोचना ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, या तो ये चलेगा या फिर ये चलेगा। इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो रिटर्न ये चलेगा और इस रिटर्न के साथ में फंक्शन खत्म। ठीक है, अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो उस केस में प्रोग्राम का कंट्रोल आगे बढ़ेगा और उस केस में रिटर्न ये होगा। ठीक है, उस केस में रिटर्न होगा नॉट एलिजिबल टू एनरोल इन अ कोर्स एट बिगनर इंडेक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ एक एलिजिबिलिटी चेक है। अभी तक आपने स्टूडेंट नाम की क्लास से समझा था कि हम क्या करते हैं, हम इस संस्था के अंदर जो है जितने बच्चे एनरोलमेंट के लिए आ रहे हैं उनके लिए ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। हालांकि हमने इस प्रोग्राम में कोर्स नहीं लिया पर हमने पिछली बार बड़ा वाला एग्जांपल भी देखा था, स्टूडेंट कोर्स एनरोलमेंट मैपिंग, राइट? इसमें सिर्फ स्टूडेंट है और आपको पता है स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स बनाने का मतलब क्या है। स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स बनाने का मतलब एक एक ऑब्जेक्ट एक एक ऑब्जेक्ट फॉर ईच स्टूडेंट, राइट? पर क्या अभी तक कोई एलिजिबिलिटी चेक था स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट के पहले? नहीं था। वी कैन परफॉर्म द एलिजिबिलिटी चेक इस पर। ठीक है, तो मैंने एक चेक बता दिया, मैंने यहाँ पर रख दिया चेक को। वो चेक क्या है,
कि अगर 60 के ऊपर या 60 के बराबर परसेंटेज है तो हम आगे चल के इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अन्यथा नहीं। नॉट एलिजिबल टू टेक एडमिशन, ऐसा कर दिया हमने। अपने में से कितने हैं 60 के नीचे वाले, जो भी तुम्हारी एलिजिबिलिटी मतलब जो क्वालिफाइंग डिग्री है उसमें? अरे हाँ, मतलब रीसेंट एजुकेशन यार, सब 60 के ऊपर। पीजी किया है तूने? बाकी सब 60 के ऊपर होना, कुछ समझदार हर सिर्फ तो छोटा है। अगले एग्जाम देगा, कौन सी जगह एग्जाम? थर्ड ईयर देगा। उसके पहले एग्रीगेट कितना चल रहा है 2 सालों में? चल रहा है, बहुत बढ़िया। पेपर निकले सर आपका हैं? कोविड, अच्छा कोविड, हाँ मुझे लगा पता नहीं क्या कुछ चाचा लगा नहीं कुछ के बाद में क्या हुआ चलते हैं इसमें बात करते हैं आते हैं। तो एक एलिजिबिलिटी मेथड लगा दी, उसने बस ये बोल दिया कि 60 के ऊपर परसेंटेज अगर हो जाए तो एलिजिबल है, अन्यथा नहीं एडमिशन लेने के लिए। हालांकि ये प्रोग्राम अपन ने अभी इतना बहुत जबरदस्त लेस करके ड्राफ्ट नहीं किया, सिर्फ समझाने की कोशिश की कि स्टैटिक काम कैसे करता है, क्योंकि मैं जब ज्यादा प्रोग्रामिंग करने जाता हूँ तो तुम्हारे तार फ्यूज हो जाते हैं। पिछली बार एक 60 लाइन का प्रोग्राम बना दिया था तो उसमें 1-2 घंटे निकल गए और सब। इसीलिए आज के जितने कोड्स हैं सब छोटे हैं कि जो हमें कॉन्सेप्ट समझा दे और हम आगे बढ़े। फाइन, तो इसीलिए इस वाले प्रोग्राम में अगर देखोगे, मैंने अभी क्या बोला था तुमसे उस बात पे ध्यान देना, हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे और उसके बाद ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फाइन, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखा है क्लास के बाद, वो ये है, ध्यान दो। स्टैटिक मेथड को कॉल किसके रेफरेंस से करते हैं? क्लास के रेफरेंस से। तो स्टूडेंट इज द क्लास, स्टूडेंट डॉट द मेथड नेम इज एलिजिबल एंड देन द एज, नॉट एज, परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज, वो उसको पास आउट कर दिया। अब 58 पास ऑन किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि 58 यहाँ जाएगा इसके पास और वो इस कंडीशन को फेल कर जाएगा तो रिटर्न में आएगा नॉट एलिजिबल। फाइन, तो ये सिर्फ आपको स्टैटिक मेथड को कॉल करके दिखाया है कि वो कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए फॉर दिस सिचुएशन व्हेन वी विल कॉल दिस प्रोग्राम you will get this output, not eligible to enroll in a course at Vignalytics. Fine, थोड़ा मैं इस कोड को बड़ा बना सकता था, कैसे बड़ा बनाता बोल के बता देता हूँ, ठीक है। मैं यूजर से इनपुट लूंगा, ठीक है, यूजर से मतलब स्टूडेंट्स है, नाम दो और जो भी हमारे पास में ऊपर एट्रीब्यूट्स है, क्या क्या है, एज दो, कोर्स दो, परसेंटेज लिया ही नहीं, एक एट्रीब्यूट और डाल दो ऊपर, नेम, एज, कोर्स, परसेंटेज, राइट। 4 एट्रीब्यूट ले लो। 4 एट्रीब्यूट लेने के बाद अब आपने रन टाइम पे एट्रीब्यूट तो ले ली, एट्रीब्यूट लेने के बाद में कि ठीक बाद आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्लास का नाम देते हो और उसके बाद में आप सारे पैरामीटर लिखते हो और ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो। उस ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे आप लगा तो उसके ठीक पहले जो है आप कॉल कर लो एलिजिबिलिटी चेक, राइट। अगर वहां से यस आया तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और अगर वहां से ऊपर से नो आया तो आप यूजर को रिटर्न में एक मैसेज दे देंगे क्योंकि यहाँ से लौट के आ रहा है कि यू आर not eligible to enroll for any program inside this, right? So though I have not done this, but then वो करा जा सकता कि ऑब्जेक्ट बनाने के पहले आप उस स्टैटिक मेथड को कॉल करते हुए आप ये चेक लगा सकते हो कि ये स्टूडेंट जो है ये एलिजिबल है या नहीं कि इसको हम एडमिशन दे। फाइन, तो बेटा ये तो कमाल की बात हो गई है। ऑब्जेक्ट बनाने के पहले आप क्लास के अंदर की मेथड को इन्वोक कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर वही मेथड काम कर पाएगी जिसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें 2 चीजें आ गई, या तो क्लास मेथड या फिर स्टैटिक मेथड। तो हमने बोला क्लास मेथड की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस केस में क्लास को एज अ पैरामीटर भेजने की क्या जरूरत है, इसका तो किसी भी एट्रीब्यूट से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप स्टैटिक मेथड के अंदर जाओगे तो यू फाइंड दैट नो एट्रीब्यूट इज गेटिंग यूज्ड हियर, नाइदर द इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स नॉर द क्लास एट्रीब्यूट। क्लास एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स की जरूरत नहीं है, आप तो सीधे आए पैरामीटर भेजा, कुछ कैलकुलेशन किया और बाहर हो गए। फाइन, इट हैज नथिंग टू डू विद द एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास, ठीक है, और ऑफ द इंस्टेंसेस, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज स्टैटिक मेथड्स एज वेल। ये जरूरी नहीं है कि वो कंटेनर और वो जो हम बातें कर रहे थे दैट वाज वन यूज ऑफ स्टैटिक मेथड्स,
बट दिस इज वन मोर। इस तरीके से भी आप स्टैटिक मेथड्स का उपयोग कर सकते हैं। गॉट इट? चलो भाई बढ़े हैं आगे। अब ये सब 2-3 प्रोग्राम ऐसे बता रहा हूँ अभी जिनका हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से या क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, पर ठीक है एक नाम है वो बीच में मुझे एकदम से कहीं वो कुछ कोर्स बनाते बनाते जहन में आया तो मुझे लगा ये भी डिस्कस कर लेना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहा जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग है ना। ओवरलोडिंग फंक्शन में पहले ये एक उदाहरण मैंने बनाया हुआ है, आसान सा उदाहरण है। दो फंक्शंस बनाए या कहीं की 2 बार एक ही नाम का फंक्शन बनाया है ना। ऐड नाम से एक बार फंक्शन बनाया ऊपर 2 पैरामीटर रिसीव कर रहा है वो ए और बी, वो रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी। दूसरी बार बनाया एक एक इसी नाम का फिर से फंक्शन ए बी सी, उसमें पैरामीटर है वो रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी। और फिर उसके बाद में प्रिंट लगाया और प्रिंट में बोला कि चलो भाई दोनों को एक एक करके कॉल कर लो। ऐड को कॉल किया विद 1 and 2, ऐड को कॉल किया विद 1, 2 and 3, and then we want to see the result. What will be result in this case? By functions पढ़ा है ना हमने, क्या है? हाँ क्या बात है यार, जबरदस्त। और कोई जवाब? ये यार सेम एज मी, फर्स्ट चल जाएगा सेकंड भी चलेगा सर। मतलब फर्स्ट आ जाएगा 3 और सेकंड में क्या मना करेगा नहीं चलूंगा ऐसा। तो मेरा आंसर बदल रहा है, अभी बोला तो दोनों चलेगी। नहीं फर्स्ट नहीं चलेगा, दो पॉसिबिलिटीज है। कौन कौन सी? एक तो ये है कि फर्स्ट वाला ट्रीट चल जाएगा, सेकंड नहीं चलेगा। एक ये है फर्स्ट नहीं चलेगा, सेकंड नहीं चलेगा। ओके, इस तरह कोई तीसरी तो नहीं होगी, दोनों दोनों चलेंगे। नहीं कौन बनेगा करोड़पति के हिसाब से 4 ऑप्शंस है, चारों में मैं दे देता हूं। एक ये है कि दोनों बराबर चल जाएंगे, दोनों का रिजल्ट आ जाएगा एक। दूसरा ये है कि आपने एक ही नाम के फंक्शन 2 बार लिए हैं तो पहली स्टेप पे सिस्टम या इंटरप्रेटर तुम्हें रोक के बोलेगा ये तुमने गड़बड़ कर दी, इसको सुधार लो, मैं इसको नहीं डील कर पाऊंगा। इसका मतलब ये हो गया ना तो पहला चलेगा और नहीं दूसरा चलेगा। ये हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा और चौथा जो आपने बोले फर्स्ट चल जाएगा सेकंड नहीं चलेगा, और फर्स्ट नहीं चलेगा सेकंड चल जाएगा। 4 विकल्प हैं, मतलब दोनों नहीं चलेंगे। ठीक है, तुम क्या बोलते हो? दोनों नहीं चलेंगे। तुम क्या बोलते हो? पहला चलेगा सेकंड नहीं चलेगा। ओके, तुम क्या बोलते हो भाई? तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? रचित। हाँ रचित, क्या होगा? दो मतलब दोनों नहीं चलेंगे। हाँ रचित, दोनों चलेंगे। वेरी गुड। ये हाँ फर्स्ट जनरल बात करते हैं। 4 स्टेटमेंट, 4 में ऑप्शन है, 4 में से ऑप्शन कौन सा तुम ले रहे हो? मतलब कि पहला नहीं चलेगा सेकंड चलेगा। ओके, कौन बचा? हाँ बताओ। दोनों नहीं चलेंगे। अंकुर तू क्या बोल? दोनों नहीं चलेंगे। डी नहीं है वो, दोनों नहीं चलेंगे। दोनों नहीं चलेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया है। अब चलिए तो फिर बहुत दिक्कत क्या है? वो तो फिर हमारा बोला हुआ हो गया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं हुआ तो सीखने को मिल जाए। क्या सोचा? तो वी वेंट एंड डीबग्ड इट। पहली बार में एक्सेप्शन आ गया। वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन है कि आर्गुमेंट मिसिंग, दिस एंड दैट। फाइन। किसने बोला था दोनों नहीं चलेंगे? बहुत बढ़िया। बट रुक जाओ रुक जाओ, अब फर्स्ट वाला चलेगा, सेकंड नहीं, अभी भी नहीं चलेगा। अभी नहीं चलेगा। अभी मतलब जो चल गया, बहुत बढ़िया। सेकंड नहीं चला है। लास्ट में वो सेकंड वाला जो ऐड है वो
अब सेकंड वाला चलेगा, सेकंड वाले का कोचिंग तो चलेगा ना। कंक्लूजन ये है कुल मिलाकर कि जब आप एक ही नाम के फंक्शंस बार बार डिफाइन करते हैं तो जो इंटरप्रेटर के पास में सबसे आखिरी डेफिनेशन आती है वो उसी को फाइनल डेफिनेशन मान के उसी को एज एन ऑब्जेक्ट ग्लोबल नेम स्पेस में जगह देता है। और उस परिभाषा के सूट करता हुआ अगर कोई कॉल आ गया तो चल जाएगा, तो नहीं आया तो ठीक है। तो इसीलिए इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपने पहले 3 पैरामीटर वाली डेफिनेशन दी, ले लिया उसने, उसको एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने 2 पैरामीटर वाली डेफिनेशन दी, फिर इसने बोला यार इस नाम का फंक्शन तो ऑलरेडी है ग्लोबल नेम स्पेस में, तो मना नहीं करेगा, ये बोलेगा कोई बात नहीं उसको रिप्लेस करो। तो ग्लोबल नेम स्पेस में जाकर 3 पैरामीटर वाली डेफिनेशन को बदल देगा ये 2 से। फाइन। ऐड नाम का फंक्शन तो एक ही रिसाइड कर सकता है उस डिक्शनरी के अंदर। कौन सी डिक्शनरी? नेम स्पेस, ग्लोबल नेम स्पेस। 2 बार नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे पास अब फाइनल फंक्शन है। अब आपकी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है। अगर ये पहले एनकाउंटर हो गया तो आपको एरर मिल जाएगी, क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो 2 पैरामीटर रिसीव कर सकता है, लेकिन आप भेज कितने रहे? 3। और अगर मान लो कि ये पहले आ गया तो उस केस में पहला वाला तो बड़ी आसानी से चल जाएगा, क्योंकि 2 की परिभाषा है, 2 के साथ आप भेज रहे हैं तो चलना ही। लेकिन इसके चलने के बाद में दूसरे केस में फिर क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। फाइन। तो कंक्लूसिव ये है कि वॉट एवर डेफिनेशन यू हैव गिवन एट द एंड, लेटेस्ट जो भी डेफिनेशन दी वो जो है एज नॉर्मल फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन ऑब्जेक्ट जो है वो उपलब्ध है। उसको सूट करने वाले कॉल्स अगर आते हैं तो वो चलेंगे, नहीं आते हैं तो एरर देंगे, ठीक है। अब इंपोर्ट कर दे तो भी लास्ट की जो वैल्यू है वही जाएगी वहां पे। क्या बेटा जब इंपोर्ट कर दे तो हां हां जो लास्ट वैल्यू है वही वहां पे इंपोर्ट करो। हाँ, इंपोर्ट में भी इनफैक्ट मल्टीपल सोर्सेस से इंपोर्ट करोगे तो भी वो जो ऑर्डर ऑफ इंपोर्ट है उसमें जो सबसे आगे में आएगा वही आगे सबसे फिर सबको रिप्लेस करो, ठीक है। और अगर इंपोर्ट करके ला रहे हो तो बाहर से कुछ ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफिक इंपोर्ट करके ऐड ला रहे हो और लोकल आपने आपके प्रोग्राम में भी अगर उसी नाम के ऑब्जेक्ट बनाए तो भी आपका बना हुआ जो नया ऑब्जेक्ट है वो इंपोर्टेड को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि वो भी ऐड है ये भी ऐड है तो भी रिप्लेस कर। तो वो बनना बाद में पहले इंपोर्ट हो गया और बाद में तुमने बनाया तो जो ग्लोबल वाला रहेगा वो रिप्लेस कर देगा इंपोर्ट। लेकिन इंपोर्ट को रन टाइम पे बाद में कहीं भी इंपोर्ट किया जा सकता है। तो अगर तुमने पहले डेफिनेशन दे दी और 15 लाइन के बाद में अगर तुमने इंपोर्ट चलाया फिर इंपोर्ट वाला उसको रिप्लेस। बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्त, बड़े आगे। तो इस तरह की एक समस्या है। तो इस समस्या से निपटने के लिए हमें आगे जाना है और ये प्रोग्राम आ गया है जो उसका निपटारा कर रहा है। फंक्शन ओवरलोडिंग यूजिंग मल्टीपल डिस्पैच। अब ये मल्टीपल डिस्पैच जो है ये एक मॉड्यूल का नाम है जो बाय डिफॉल्ट आपके पाइथन के साथ में नहीं आता है, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो हम टर्मिनल पे चलाते हैं ना pip3 स्पेस इंस्टॉल स्पेस मॉड्यूल का नाम वो पिक करके इंस्टॉल करते हैं, उसमें ये मल्टीपल डिस्पैच लिख लेना तो उससे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। Getting my point? Yes, sir. यहाँ से टर्मिनल से हो। समझ रहे हो? इस तरह का कमांड लिखोगे pip3 इंस्टॉल मल्टीपल डिस्पैच कमांड लाइन पे तो वो एक मॉड्यूल इंस्टॉल कर देगा। ये मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट आपके पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ में नहीं आता है, इसीलिए इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने पहले भी थर्ड पार्टी टूल इंस्टॉल किया, आपको याद होगा माइपाई नाम से, है ना। तो वैसे ही आपको ये जो है मॉड्यूल इंस्टॉल करना है। फाइन। इसको इंस्टॉल करने के बाद अब हम इसको यूज करेंगे। फ्रॉम मल्टीपल डिस्पैच वी आर इंपोर्टिंग डिस्पैच, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो है एक चीज ला रहे हैं, इसको यहां पे भी दिखा देता हूं। इंपोर्ट मल्टीपल डिस्पैच, ये इंपोर्ट हुआ।
और टाइप ऑफ मल्टीपल डिस्पैच अगर देखें तो दैट इज अ मॉड्यूल, फाइन, मतलब जिसको हमने इंस्टॉल किया था दैट्स अ मॉड्यूल। एंड here over that the objects that are associated or contained in that module जो आप इंपोर्ट करके लाए हैं उसमें एक entity है that is dispatch that we are using here। ठीक है, तो दैट्स अ फंक्शन दैट यू आर यूजिंग। तो यहां पर मल्टीपल डिस्पैच से डिस्पैच को इंपोर्ट करके ले आओ, छोटा सा कोड है, इसको याद रख लेना। फ्रॉम मल्टीपल डिस्पैच इंपोर्ट डिस्पैच, और उसके बाद में जो जो आपने फंक्शंस अभी ऊपर बनाए थे सेम कोड है ना, उसके साथ में कुछ नहीं किया है, उसके साथ में इस तरह से डेकोरेटर इंपोज कर दिए हैं दोनों के ऊपर। लिखा क्या है उसमें @dispatch, और उसके बाद में ब्रेसेस लगाए और ब्रैकेट्स में आपने दे दी कितने पैरामीटर आने वाले हैं, किस प्रकार के पैरामीटर आने वाले हैं, उनकी जानकारी, खत्म, फाइन। तो अगर आप तुम पहले केस में देखोगे तो वहां पे हमने लिख दिया है INT मतलब कि हम ये बता रहे हैं कि इसके ठीक बाद लिख हुई मेथड जो है दो पैरामीटर रिसीव करने वाली है ऑफ इंटीजर टाइप, राइट। और वैसे ही यहां पर दिस मेथड इज गोइंग टू रिसीव 3 पैरामीटर्स ऑफ इंटीजर टाइप, ठीक है। ऐसा करने से हुआ क्या, अब अगर मैं देखूं तो सबसे आखिरी में वैसे हमने जो मेथड डिफाइन करी है वो 3 पैरामीटर वाली है, लेकिन जिसको मैं कॉल कर रहा हूं वो 2 पैरामीटर वाला। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूशन के बाद में मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है, विच इज अनलाइक दैट ऑब्जर्वेशन जो पिछले कोड में मैं नॉर्मल केस में देख के आया, फाइन। तो हम इसको सम अप करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि ये जो एक्सपेक्टेशन हमारी यहां पर थी कि दोनों मेथड विद डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स में लेके दो चाहता हूं कि दोनों यूज हो जाए। अगर 2 पैरामीटर भेजूं तो 2 वाला फंक्शन कॉल हो जाए, 3 भेजूं तो 3 वाला कॉल हो जाए, ऐसा बाय डिफॉल्ट पाइथन में नहीं होता है। तो इसीलिए हम इसमें ये बोलेंगे कि बाय डिफॉल्ट पाइथन डज नॉट supports overloading of functions, ठीक है। डिफॉल्ट जो है पाइथन ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शंस को सपोर्ट नहीं करता। जैसे ये लाइन लिखी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओवरलोडिंग फंक्शन का मतलब क्या है। ओवरलोडिंग का मतलब ये हो गया कि एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस विद डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स अगर आप किसी प्रोग्राम में यूज कर पा रहे हैं तो दैट इज व्हाट यू कॉल ओवरलोडिंग, फाइन। एंड यूजिंग दैट import of multiple dispatch you reach that point, आपने ओवरलोडिंग अचीव कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर दोनों फंक्शंस हमारे बढ़िया काम कर रहे हैं। तो यूजिंग दैट इंपोर्ट वी ओवरलोडेड दिस फंक्शन ऐड, और इसीलिए दोनों परिभाषाएं जो है वो अब यहाँ पर उपलब्ध है, यू आर यूजिंग इट वेरी वेल। आया समझ में? अब आप एक काम करना, मैंने देखा नहीं है इसको करके, और आप जब भी इस वाले कॉन्सेप्ट का जब प्रोग्राम बनाओगे तो इस प्रोग्राम को बना के इसका ग्लोबल नेम स्पेस एक बार जरूर जाकर देखना, फाइन। क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हम बोल रहे थे कि ग्लोबल नेम स्पेस में एक ही नाम की मल्टीपल एंट्री नहीं हो सकती है, इसी वजह से दिक्कत आ रही है। तो हमें देखना है कि ये डिस्पैच जो है ये आखिर इन नामों के साथ में क्या कर रहा है, और ग्लोबल नेम स्पेस में आखिर कितनी एंट्री है ऐड फंक्शन, ठीक है। तो आप ये चीज करके देखिएगा और बताइएगा मुझे भी आखिर क्या हुआ था, नेम स्पेस में क्या परिवर्तन आया, क्या वहां पर मल्टीपल एंट्रीज हैं कि दोनों अवेलेबल है और दोनों कॉल हो पा रहे हैं, ठीक है। हाँ बोलिए। सर ये जो मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहे हैं, हाँ ये अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में इंस्टॉल किया तो ये नहीं, प्रोग्राम में इंस्टॉल नहीं किया था मैंने, नीचे गया था टर्मिनल पे, तो सबके लिए अवेलेबल, सभी के लिए उपलब्ध है। टर्मिनल पे गया मतलब ये पाइथन पैकेजेस के साथ में जोड़ दिया है, इसको रिमूव करना, अनस्टॉल फिर फ्री अनस्टॉल और उसका नाम मॉड्यूल का नाम। सर ये डेवलपर काम नहीं करता, इंस्टॉल करते हैं, हाँ काम नहीं करता क्योंकि मॉड्यूल हाँ, चूंकि वो ऑनलाइन वो है इंटरप्रेटर है, इस वजह से तेरे सिस्टम पे अगर पाइथन इंस्टॉल्ड ही नहीं, मान ले पाइथन है ही नहीं, तो जुपिटर पे तो काम कर सकता है ये। ऑनलाइन
अरे वो तो ऑनलाइन इंटरप्रेटर है, लोकल होस्ट पे नहीं काम कर पाएगा, ऑनलाइन तो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लोकल होस्ट जुपिटर पे भी 2 वर्जन होते हैं ना, एक ऊपर लोकल होस्ट लिखा हुआ आता है, और अगर पाइथन है ही नहीं तो फिर क्या लिखा हुआ आएगा, फिर वो तो jupyter.org पे जाओ, ऑनलाइन काम कर ले उस पे जाकर। इसका मतलब ये हो गया कि जुपिटर नोटबुक पे काम करने के लिए, ऑनलाइन काम करने के लिए पाइथन का इंस्टॉल्ड होना जरूरी नहीं है। तो अगर उस पर ऑनलाइन भी काम किया जाए, उसका तो मकसद यही ना, ये जुपिटर हो गया, या गूगल कोलैब हो गया, ये सब क्या है, ऑनलाइन वो है, इंटरप्रेटर्स ऑनलाइन कर लो। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके लिए पीछे क्या हो रहा है उसको ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जुपिटर नोटबुक में अगर तुमको ये चीजें यूज करनी है, माईपाई ये जो हमने यूज किया यहाँ पे मल्टीपल डिस्पैच, तो ये वहां पर भी इंस्टॉल हो सकते हैं। नोटबुक के अंदर तुमको उनको इंस्टॉल करना है, नोटबुक के अंदर ये कमांड देनी पड़ेगी, इंस्टॉलेशन कमांड्स, वो वहां पे इंस्टॉल हो जाएंगी, और उस नोटबुक पर जहाँ आपको यूज करना है यूज करो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। मान जाएगी। हाँ, तो शायद उसके आगे डॉलर का साइन लगता है, वो देख लेते हैं, एक्सक्लेमेशन। मैंने ज्यादा काम उसमें किया नहीं, कौन सा साइन लगता है, एक्सक्लेमेटरी साइन, फॉलोड बाय द सेम कमांड। ओके, तो चूंकि ये पाइथन 3 पॉइंट समथिंग वर्जन अपन यूज कर रहे हैं, इसलिए 3 लगाते हैं आई गेस इसमें। ठीक है, बड़ा दोस्त आगे क्या है अगला कोड देखें। हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ देखो एक और केस है ओवरलोडिंग का, मल्टीपल डिस्पैच से ही अचीव किया है, थोड़ा बहुत बेहतर एग्जांपल है इसमें। दरअसल देखा जाए तो हमने यहाँ पर 3 बार एक ही फंक्शन बनाया है, और उस फंक्शन का नाम क्या है, एरिया। बड़ा ट्रेडिशनल एग्जांपल है, बहुत जगह जब ओवरलोडिंग पढ़ाया जाता है तो ज्यादा उदाहरण जो है वहां पे यूज करते ही करते हैं। एरिया नाम का फंक्शन बनाया है, पर पहले केस में ये एरिया नाम का फंक्शन जो है वो एक ही पैरामीटर रिसीव कर रहा है एल, ठीक है, रिटर्न कर रहा है एल स्क्वायर। दरअसल इस फंक्शन को मैं एरिया ऑफ स्क्वायर की तरह मैं देख रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए उसकी साइड लेंथ होती है, उसका स्क्वायर कर दो तो वो जो है एरिया बन जाता है, राइट। इसके बाद में अगर इसके साथ देखोगे तो ऊपर डिस्पैच डेकोरेटर जो है वो सिंगल फ्लोट के साथ में लिखा हुआ है, मतलब ये वाला एरिया फंक्शन जो है एक पैरामीटर लेगा ऑफ टाइप फ्लोट, ठीक है। आगे बढ़े, फिर एरिया नाम का फंक्शन है, उसके अंदर 2 पैरामीटर रिसीव हो रहे हैं, और ये रिटर्न कर रहा है एल इंटू बी। दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का जब एरिया निकाला जाता है तो एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऐसा किया जाता है, तो वो एरिया रिटर्न कर देता है। इसके ऊपर डेकोरेटर में आपने अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट कर दिया कि 2 पैरामीटर लेगा, फ्लोट टाइप के लेगा। इसके बाद अगर देखोगे तो एरिया के साथ में एक पैरामीटर दिख रहा है आर नाम का, इसके अंदर फ्रॉम मैथ मॉड्यूल वी इंपोर्टेड अ फ्लोटिंग वैल्यू, दैट वैल्यू इज पाई, राइट। पाई कितनी वैल्यू है, 3.1422/7, वो यहाँ पे इंपोर्ट कर ली, और रिटर्न में फिर हमने दे दिया पाई इंटू आर व्हिच इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज एरिया ऑफ सर्कल, तो दैट वी आर रिटर्निंग हियर। तो प्रोबेबली दिस फंक्शन इज रिटर्न फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। और डेकोरेटर पे उसके अनुसार जो है हमने एक पैरामीटर की एंट्री दे दी। तो 3 बार एरिया फंक्शन बनाया है। पहला फंक्शन जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा है, दूसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर रहा है, तीसरा एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर रहा है, और उसके बाद बचा हुआ प्रोग्राम का हिस्सा ही है। इनपुट ले रहे हैं यूजर से, पहले केस में बोल दिया एंटर लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, उसको फ्लोट में कास्ट करके एल में एरिया स्टोर करवा लिया, और जरूरी नहीं कि यहाँ पे आईएनटी में हर बार कास्ट करें, फ्लोट में भी कास्ट करवा सकता है, क्योंकि इनपुट जो भी रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग रहता है, ठीक है। स्ट्रिंग को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है, ये आपके ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे फ्लोट में कास्ट किया उसको, और उसके बाद में फिर एरिया को कॉल कर लिया यूजिंग दैट पैरामीटर। सिमिलरली एल और बी ले लिए लेंथ ऑफ ब्रेड्थ रेक्टेंगल के बोल के, फिर एरिया को कॉल कर लिया, बिना ये चिंता किए कि एरिया कहाँ है क्या है, 2 देगा 1 देगा, पैरामीटर्स फाइन, और आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद बोल दिया रेडियस बता दो सर्कल का, और सर्कल का रेडियस लेके फिर एरिया को कॉल कर दिया, फाइन। सो दिस वे this program when got executed, length of side of a square इसने मेरे से पूछा, मैंने बोल दिया 2.3, उसने बोल दिया area of that square is this। फिर मैंने बोला enter length of rectangle, rectangle में मैंने बोल दिया 2 and 3, इसने बोल दिया area is 6। फिर हम आगे बढ़े, रेडियस ऑफ सर्कल इसने पूछा, तो मैंने कोई वैल्यू दे दी 2.5, तो इसमें पाई आर स्क्वायर के तहत कोई एक वैल्यू मैंने को दे दी, और आई हैव गॉट दिस। एक गड़बड़ कहीं मुझे इसमें लग रही है, हाँ गलत लग रहा है बिल्कुल, बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज वर्किंग वेल, संभव है क्योंकि
यहाँ भी एक एम्बिग्यूटी है। वो एम्बिग्यूटी क्या है बताओ जल्दी फटाफट। एक ही पैरामीटर, हाँ, एरिया एक पैरामीटर के दो केसेस हो गए, दैट्स व्हाई दिस इज द एम्बिग्यूटी, दिस नीड्स टू बी फर्दर असेस्ड, है ना, देखेंगे इसको इसमें क्या कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल मैं एक बदलाव उसमें करने की कोशिश करता हूँ, शायद उससे हमारा काम हो जाए। इसको ले लूं इंटीजर, देखते हैं अगर वो डिफरेंशिएट कर दे तो। नीचे इनपुट में इंटीजर डालना पड़ेगा। हाँ डाल देंगे, रन टाइम पे लेगा वो। स्क्वायर में किया था ना, स्क्वायर में मैंने ले लिया 4, तो यहाँ पे आ गया नहीं, ये काम नहीं कर रहा बेटा। इनपुट में जाएगा। हाँ हाँ इनपुट में, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दैट इज व्हाट ही वाज सेइंग पवन। ठीक है दोस्त, देखते हैं। Length of side of square is 4, so that is now giving me 16. 2 and 3, that is giving me 6. Pi r square में काम करते हैं, r की वैल्यू इंटेंशनली 1 ले लेते हैं, तो इससे आ जाएगा 3.1, 5 into 1 into 1. तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। तो हमने क्या किया था दरअसल, वो ओवरलोडिंग करते हुए फिर एक बार एम्बिग्यूटी जनरेट कर दी, तो फिर एक बार इंटरप्रेटर के पास में दो ऑप्शन आ गए कि अब मैं सिंगल पैरामीटर वाला केस, दैट टू विद फ्लोट। तो अब हमने क्या मजाक बना दिया उसका यार, कि फंक्शन भी एरिया और उसके बाद में पैरामीटर भी फ्लोट और एक ही पैरामीटर, और अब तू भाई अब तू फिर देख कि किसको कॉल करना है। तो this difference when is given, then the things worked. But overall this is what you call overloading of functions। इस तरीके से एक ही नाम लेकर आप functions को overload करते हुए उनको execute करवा सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे। Then comes one more topic which is also important, which is also interesting। इसमें कहा गया है overloading the default Python methods। default Python methods। अब default Python methods क्या होती हैं ना, देखना पड़ेगा दोस्त एक बार, देखते हैं चलो। What will happen if I, अच्छा what is INT by the way? Please sir, it is a class, INT is a class, yeah। हाँ कुछ नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है, सही बात है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को पढ़ाई शुरू की है अभी 2 ही सेशन में। पहले सेशन में लंबी लंबी गाथा सुनाई थी, आईएनटी, फ्लोट, एसटीआर, टपल, लिस्ट, याद नहीं हो? हाँ, ब्रह्मा कौन है? टाइप, वेरी गुड हर्षित, बहुत बड़े आदमी है। सो टाइप ऑफ आईएनटी इज क्लास, इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ class type, it is a class itself, and when I go for dir over it, ठीक है, dir over int, I'll get this whole list. What do we mean by dir over int? What does dir gives us? Attributes associated with that class. What are attributes? Was a good word, but can we please describe it? इसके अंदर उससे रिलेटेड कुछ डेटा चाहिए हो, जैसे हाँ जैसे देखो पैसा, अच्छा ओ हाँ बताओ जो पहले पढ़ा वो बताओ। अरे यार बात बता, सुन मेरी बात। स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई गई, स्टूडेंट नाम की क्लास में हमने कुछ मेथड्स ली, उस मेथड्स को हमने इनिट लिया, एसटीआर लिया, पुट अंडर मेथड्स ली, है ना, मैजिक मेथड्स। इसके अलावा हमने डिटेल डिस्प्ले लिया, फिर इसके अलावा मान लो कि कोई स्टैटिक मेथड ले ली, वो इस एलिजिबल करके। उसके अलावा हमने एट्रीब्यूट्स ली, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स थे, नेम, एज, कोर्स, परसेंटेज। क्लास एट्रीब्यूट भी लिया, इंस्टीट्यूट। तो ये तमाम जो जानकारी मैं बता रहा हूँ ये सब कहाँ है? क्लास के अंदर। अब अगर मैं मान ले dir ओवर दैट स्टूडेंट क्लास अगर लगा दूं, तो उसके अंदर क्या सब लिखा हुआ है? यही सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर, कि इस क्लास के पास क्या क्या है इसकी तिजोरी में। ठीक है,
what does this class contain, what are all attributes or the entities or the objects that you can access through this class. इस क्लास के जरिए तुम क्या क्या एक्सेस कर सकते हो, वो यही कॉन्सेप्ट सब जगह एप्लीकेबल है। जब आप DIR ओवर मॉड्यूल करते हो तो मैं यही बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, इस मॉड्यूल के पास ये सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं जिनको तुम यहाँ पर लेके आए हो, जिनका तुम उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ये DIR ओवर क्लास, दैट मींस की क्लास के अंदर जो जो भी चीजें हैं, एट्रिब्यूट्स हैं, जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, आप कर सकते हैं या सिस्टम कर रहा है, उसको मैंने अपडेट किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब DIR ओवर INT करते हैं तो उसमें बहुत सारे इस तरह के एट्रिब्यूट्स दिख रहे हैं which are getting used by the system probably. Look here, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है, ध्यान से सुन रहे, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एट्रीब्यूट का नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, अब ये जो एट्रीब्यूट है, इसका अगर मैं जनरल, हम इसको एट्रीब्यूट बोल रहे हैं, पर अगर मैं टाइप ऑफ INT डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर करूं तो ये मुझे बोलता है कि ये एक रैपर डिस्क्रिप्टर है। ठीक है, ये इसको फंक्शन नहीं बोल रहा, रैपर डिस्क्रिप्टर बोल रहा है, एंड इट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट यूज बट सिस्टम यूजेस इट इम्प्लिसिटली। आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टम इसको इम्प्लिसिटली यूज करता है। कब करता है, अगर मान लो मैंने लिया x बराबर 10, y बराबर 20, DIR over x is probably the same thing that you have witnessed when you were doing DIR over INT. क्यों? क्योंकि x is also an integer kind of object, right? तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो जो ऊपर मिला वही नीचे मिला, तो बात तो वही हो गई DIR over x करते हुए। अगर मैं लिखता हूं x plus y, ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूं, तो जो पहला व्यू है तो सामने से दिखता है, वही दिखता है कि x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 30, रिजल्ट खत्म। ठीक है, लेकिन इम्प्लिसिटली अंदर क्या हो रहा है, इम्प्लिसिटली अंदर आप इस बात को समझना कि आपकी ये जो ये वाली जो मेथड थी ऐड नाम की, ये सिस्टम ने अंदर इन्वोक की, इसके अंदर कुछ कोडिंग लिखी हुई है, एंड दैट कोड गॉट इन्वोक्ड एंड दिस टू गॉट एडेड विद ईच अदर। फाइन, ये मेथड जो है ये कॉल हुई और इन दोनों को उसने ऐड किया और ये रिजल्ट जो है वो आपको दे दिया। फाइन, अब सवाल इसमें एक और आता है, अब मैं DIR ओवर y भी कर दूं अगर, तो भी यही सवाल है। ठीक है, तो अब x के पास भी ऐड नाम का एट्रीब्यूट है, y के पास भी ऐड नाम का एट्रीब्यूट है, तो ये x प्लस y करने पर आप पहले मुझे ये बताओ कि x का ऐड कॉल हुआ कि y का ऐड कॉल हुआ, क्योंकि आपको ये चीज दिखनी चाहिए कि x एंड y बोथ आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम क्लास, बट दे आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। समझ रहे हो? पहले वो इमेज दिमाग में बनाओ। स्टूडेंट क्लास हमने जब बनाई थी, स्टूडेंट क्लास को बनाने के बाद में उसके दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, सपोज एक ऑब्जेक्ट बनाया S1, एक ऑब्जेक्ट बनाया S2, राइट? अब स्टूडेंट क्लास के अंदर जो है एक मेथड रखी हुई है डिटेल डिस्प्ले। अगर तुमने लिखा S1 डॉट डिटेल डिस्प्ले तो किसकी डिटेल आएगी? और अगर तुमने लिखा S2 डॉट डिटेल डिस्प्ले तो किसकी मेथड आएगी? किसकी डिटेल आएगी? S2 की आएगी। तो माना हमने क्लास एक ही है, माना हमने मेथड्स के नाम एक ही है, बट ऑब्जेक्ट्स तो अलग अलग हैं, तो जिन ऑब्जेक्ट से जरिए कॉल करोगे उसी की मेथड कॉल हो। फाइन, यहां पर क्या हुआ, जब आपने लिखा x इक्वल्स टू 10, राइट, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया कौन सी क्लास का? इंटीजर क्लास का, राइट। फिर आपने बनाया एक और ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का? इंटीजर का, जिसका नाम है y। जस्ट कंपेयर दिस विद दैट स्टोरी जो मैंने अभी आपको सुनाई S1 S2 वाली, राइट। तो आपकी इंटीजर क्लास है जिसके आपने दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए x एंड y, जैसे आपने स्टूडेंट क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए थे S1 S2, ठीक है। इसीलिए अगर आप मान लो कि x के ऊपर dir चलाते हो तो इंटीजर क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स x के पास भी हैं और इंटीजर क्लास के सारे एट्रीब्यूट y के पास भी। ठीक वैसे ही जैसे S1 के पास भी डिस्प्ले डिटेल डिस्प्ले है और S2 के पास भी डिटेल डिस्प्ले है, राइट। पर जब मैं x प्लस वाई करता हूं और अगर आपसे बोल रहा हूं कि x प्लस वाई करने पर वो ऐड एट्रीब्यूट जो है वो इन्वोक हुआ है सिस्टम द्वारा इम्प्लिसिटली, और उसने दरअसल ये इन दोनों को ऐड किया है, ठीक है। तो सवाल ये आता है कि ऐड एट्रीब्यूट
किसका इन्वोक हुआ, कौन से ऑब्जेक्ट का, एक्स का या वाई का? तो इसका आंसर है कि ऐड एट्रीब्यूट इंपोर्ट हुआ उस ऑब्जेक्ट का जो आपने उस समेशन में पहले लिखा, एक्स का। अगर मैं लिखता y प्लस एक्स, तो उस केस में y वाला ऐड एट्रीब्यूट कॉल होता, वो y को x के साथ जोड़ता और आपको रिजल्ट फिर वही मिलता 30। ठीक है, हमें यहां कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से कि x प्लस वाई करूं चाहे y प्लस एक्स करूं, आंसर तो 30 ही आना। क्या फर्क पड़ता है इस चीज से कि x का ऐड कॉल करना है कि y का ऐड कॉल करना है, आंसर तो सेम ही आ रहा है। बरोबर, इमेज दिमाग में बनाना बहुत जरूरी है। और इमेज ये है कि जब आप दो इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, मतलब ये स्टोरी कहां से शुरू हुई थी, आईएनटी क्लास से, जो मैंने शुरू में दिखाई। आईएनटी वाज अ क्लास इन व्हिच यू आर हैविंग सेवरल एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड टू इट। जैसे ही आपने आईएनटी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया x नाम से, तो वही के वही सारे एट्रीब्यूट्स x के पास आ गए, जैसे s1 के पास आते हैं स्टूडेंट क्लास के सारे एट्रीब्यूट। ठीक है, फिर आपने जब y नाम का एक और ऑब्जेक्ट बनाया, तो वही क्लास के सारे एट्रीब्यूट किसके पास भी आ गए, y के पास भी आ गए। जैसे s2 के पास सारी मेथड एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं स्टूडेंट क्लास के। ठीक है, फिर उसके बाद में ये दो अब कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट हैं, इनके पास अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, और इंटीजर्स में बाय डिफॉल्ट ये होता है कि जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में ऐड करते हो, मतलब आपने लिख दिया फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्लस साइन कीबोर्ड से लगाया प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट, तो सिस्टम जो है उसको बाय डिफॉल्ट अंदर पता है कि पहला ऑब्जेक्ट इंटीजर, दूसरा ऑब्जेक्ट भी इंटीजर, दोनों को अगर प्लस करने की कोशिश कर रहे हैं तो इम्प्लिसिटली क्या करना है, तो क्या करता है वो पहले ऑब्जेक्ट के ऐड एट्रीब्यूट के पास जाता है और उसको ये दोनों वैल्यू देके बोलता है इसको जोड़ो, रिजल्ट दे खत्म कर, तो रिजल्ट क्या देता है 30। ठीक है, अब हमने बोला समझना, मैं यहाँ पे अब एक चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। हम यहाँ पर ओवरलोडिंग को एक नई परिभाषा देने की बात कर रहे हैं जो हम अभी सीखने वाले हैं। हमने बोला यार आज तक इंटीजर्स को तो ऐड किया, ठीक है, आज तक फ्लोट्स को भी ऐड करके देखा है, फ्लोट्स भी ऐड हो ही जाते हैं, 1.2 प्लस 2.4 विल बी 3.6, राइट। हमने तो स्ट्रिंग्स को भी ऐड किया, ABC प्लस DEF विल बिकम ABCDEF, कॉन्केटिनेशन हो जाएगा। क्यों ना मैं मेरी जो यूजर डिफाइंड क्लासेस हैं उनके ऑब्जेक्ट्स को भी ऐड करके देखूं यार क्या होता है, समझ रहे हो? जब इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं और रिजल्ट आ रहा है, जब फ्लोट टाइप के ऑब्जेक्ट्स ऐड हो रहे हैं और रिजल्ट आ रहा है, जब स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं और कॉन्केटिनेशन होकर रिजल्ट आ रहा है, तो फिर ये जो कस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स, हमारे जन्म दिए हुए ऑब्जेक्ट्स, हमारी क्लास से जो बने हैं, क्या इनको भी ऐड करवा सकते हैं? हाँ करवा सकते। तो क्या डायरेक्ट हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सिस्टम को दिक्कत आएगी। सिस्टम बोलेगा ये जो दो चीजें तुम ऐड कर रहे हो ये एडिशन के लिए जन्मी नहीं है, ये ऑपरेंड्स गलत है, इनको आप एडिशन के साथ यूज नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैंने बोला करना है, मैंने तो मेरा प्रोग्राम ऐसा बनाया है कि वो जो दो ऑब्जेक्ट्स का जो कंटेंट है, आई वांट टू ऐड इट एंड देन आई वांट टू क्रिएट अ थर्ड ऑब्जेक्ट आफ्टर एडिंग दिस। ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे 10 प्लस 20 क्या बनता है 30, 30 is again an object of class integer, 1.2 plus 2.4 3.6 which is again an object of class float, ABC plus DEF is ABCDEF which is an object of class string. So just assume S1 plus S2, two objects of class student, I want to add them, and then I want S3 which is again an object which must be an object of class student again. ऐसा कुछ चाहता हूं मैं, हालांकि एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ ऐड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्यों करेंगे दो स्टूडेंट्स रिकॉर्ड को ऐड, पर ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स, ऐसे कुछ क्लासेस देखेंगे जहां पे एडिशन चाहिए। ठीक है, तो जब ऐसी रिक्वायरमेंट जहन में आई कि यार सिस्टम के पास कुछ ऑपरेटर्स हैं और मेरे पास अपने ऑपरेंड्स हैं, इनको मुझे ऑपरेट करना है यूजिंग दोज ऑपरेटर्स, तो फिर उस केस में हम लाते हैं ओवरलोडिंग पिक्चर में कि अब हम हमारे हिसाब से दुनिया चलाएंगे, हम हमारे ऑब्जेक्ट्स को ऐड करवाएंगे, हम हमारे ऑब्जेक्ट्स को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, इक्वेट करवाएंगे। तो ये जो पूरी कथा है, यही कथा जो है ये कहलाती है ओवरलोडिंग द डिफॉल्ट मेथड्स ऑफ पाइथन। डिफॉल्ट मेथड से क्या तात्पर्य है यहाँ पे? डिफॉल्ट मेथड्स का मतलब ये होता है जिनको सिस्टम अंदर अपने आप मैनेज कर रहा है। जैसे यहाँ x प्लस वाई जब किया तो सिस्टम ने अंदर ऐड मेथड को कॉल किया,
तो वो जो ऐड है दैट इज वन ऑफ द डिफॉल्ट मेथड, ठीक है। और ऐड के साथ में ढूंढो, अभी इसमें हम जो आज यूज करेंगे उसमें ऐड भी है, उसमें मेरे ख्याल से सबट्रैक्ट भी मिल जाएगा, ये सबट्रैक्ट, ठीक है, सबट्रैक्ट भी है। मल्टीप्लिकेशन ढूंढो, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है MUL, ये रहा, मल्टीप्लिकेशन भी है। डिवीजन में DI भी नहीं मिलेगा, DI भी चलता था पुराने पैटर्न में, यहाँ है ट्रू डिवीजन, ट्रू डिवीजन भी है। इक्वल ढूंढो, EQ दिख रहा है क्या, ये रहा, इक्वल भी है। कंपैरिजन भी चलते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन, तो ये तमाम जितने भी नाम तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं, दिस आर ऑल कॉल्ड डिफॉल्ट मेथड्स, ठीक है। ये डिफॉल्ट मेथड्स हैं जो सिस्टम अंदर यूज कर रही है, और इनको हमें बदलना है, इनको हमें बदलना नहीं है, इनको हमें भी यूज करना है हमारे ऑब्जेक्ट्स के साथ। हम इंटीजर्स के साथ, फ्लोट के साथ, स्ट्रिंग के साथ नहीं, हम हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट्स के साथ में इनको यूज करना चाहते हैं, जो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है। अब एक एग्जांपल अगर तुमसे पूछूं मैं, x is less than y, what does this will return? ट्रू, ठीक है। बट अब अगर तुमसे मैं और एक स्तर अंदर जाके सवाल पूछूं कि जब x less than y तुमने लिखा और अगर तुमको पलट के इंटरप्रेटर ने बोला रिजल्ट इज ट्रू, तो पीछे क्या किया उसने पीछे इस ऑब्जेक्ट का, पहले ऑब्जेक्ट का, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है ये, इंटीजर, इस ऑब्जेक्ट के एक एट्रीब्यूट को कॉल किया। वो एट्रीब्यूट कौन सा है, वो एट्रीब्यूट है लेस देन, LT, ये रहा, वो एट्रीब्यूट है लेस देन, उसको उसने दूसरा ऑब्जेक्ट एस पैरामीटर दे दिया, x के जरिए कॉलिंग और y एज अ पैरामीटर, और उस मेथड ने अंदर एक कैलकुलेशन किया, क्या ये वाकई इससे छोटा है, अगर छोटा है तो ट्रू, बड़ा है तो फॉल्स। तो LT is getting called inside and that's why you are getting this result, fine। तो it is not about addition only, addition, subtraction, comparisons, fine। अगर मैं यहाँ लिख दूं x is equals to y, what will I get here, false, fine। अब इस केस में क्या इन्वोक हुआ होगा x का EQ, वेरी गुड। इस केस में x का EQ इन्वोक हुआ है, और वो EQ जो है x का इन्वोक हुआ है और y एज अ पैरामीटर गया है, उसने अंदर कुछ गणना करी, उस गणना करने के बाद उसने क्या रिजल्ट दे दिया, फॉल्स, राइट। तो अब वो जो इमेज में बोल रहा था, उस इमेज को इस तरीके से बनाओ, हर क्लास के पास अपने कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जब उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं तो वो सारे के सारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स उन ऑब्जेक्ट्स को अलॉट हो जाते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर इंटीजर के एट्रीब्यूट्स जो है वो x को भी अलॉट हुए, y को भी अलॉट हुए। उन एट्रीब्यूट्स में से कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो आप उपयोग नहीं करते हैं लेकिन सिस्टम उसका यूज करता है, ठीक है। एंड दोस एट्रीब्यूट्स एंड दोस मेथड्स वी विल कॉल इट हियर डिफॉल्ट मेथड्स ऑफ दोस क्लासेस, and those default methods are not useless, they are getting used by the system, वो सिस्टम उनको यूज कर रहा है, जैसे हमने यहाँ दो तीन उदाहरण अभी देखे, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, अभी ये नहीं पढ़ पाएंगे आज, अगली बार ही पढ़ाऊंगा, पर इसको मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू करके थोड़ा और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ, छवि थोड़ी क्लियर करते हैं। फ्लोट्स के ऊपर अगर बात करें, जैसे dir over float, if I do, so I'll get a list again, list of attributes associated with all float class, with the float class, and even जब मैं इसके ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा तो उसके साथ भी, राइट। इसके अंदर भी अगर तुम देखोगे तो फ्लोट्स को तुम ऐड कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, ये रहा। फ्लोट को तुम सबट्रैक्ट कर सकते हो, बिल्कुल सबट्रैक्ट कर सकते हैं। फ्लोट को जब सबट्रैक्ट करोगे तो ये वाला मेथड इन्वोक होगा इम्प्लिसिटली। फ्लोट को क्या इक्वेट करके देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते होंगे। EQ का है इसके अंदर, ये रहा, राइट। इसी तरीके से फ्लोट के ऊपर जितने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो सब यहाँ पर है आपके पास। तो जब आप अगर मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पर सपोज लिख दिया z is equals to float and इसमें पैरामीटर दिया 1.2, अब ये चीज नहीं है तुम्हारे लिए, जब मैंने क्लासेस पढ़ाना शुरू किया था तो ये मैंने लिखा था वहां पे, तो z बराबर 1.2 दे दूं या z बराबर फ्लोट ऑफ 1.2 दे दूं, दोनों बात एक ही है। दोनों ही केस में एक ऑब्जेक्ट बनने वाला है इस क्लास का, और ये तो बेहतरीन लगता है क्योंकि हम जो पूरे सारे ऑब्जेक्ट बना के आए हैं यहाँ पे, स्टूडेंट क्लास का, कोर्स क्लास का, वो सब ऐसे ही बनाए थे हमने। क्लास का नाम ब्रैकेट में दोस डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट्स जो आप सेट करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट बनेगा z नाम से। जैसे ही आपने लिया z नाम का ऑब्जेक्ट बन गया, इवन यहाँ पर भी अगर आप dir ओवर दैट करोगे तो आपको वही सब कुछ वापस से मिल जाएगा, क्योंकि जो क्लासेस के पास है, जो क्लास के अंदर सब कुछ रखा हुआ है, उसका रेप्लिका तो ऑब्जेक्ट के पास जाना है। S1 के पास नेम भी है,
S1 के पास में एज भी है, S1 के पास में रोल नंबर भी है, S1 के पास में डिटेल डिस्प्ले है, S1 के पास में इनिट है, S1 के पास में STR है, क्योंकि S1 बना स्टूडेंट्स है इसीलिए। तो जो जो फ्लोट के पास है वो सब कुछ Z के पास है, ईच एंड एवरीथिंग, बराबर। अब अगर एक बात बताओ मुझे, अगर मैं तुमसे यहां पर पूछूं वेदर Z इज ग्रेटर देन X और नो, तो रिजल्ट क्या है? Remember that Z here is an object of class float, while X is an object of class integer. Will it work? अच्छा, और जैसे ही काम किया तो रिजल्ट आ गया फॉल्स। तो एक नोविस, ये जो पहला इंप्रेशन आता है, जो अपना पहली दूसरी क्लास का इंप्रेशन था, वो कैसा होता है? दिख रहा है यार Z की वैल्यू आपने 1.2 दी है, X की शायद उससे बड़ी वैल्यू थी, तो आपने कंडीशन चेक करी तो फॉल्स आ गया। सिस्टम पीछे कैसे काम कर रहा है उसको समझो। सिस्टम ने अभी जो बताया उसके आधार पर बात करो। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कौन सा एट्रीब्यूट इन्वोक हुआ है और कौन से ऑब्जेक्ट का हुआ है? सेट का हुआ है, और साइन कौन सा है? ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन साइन कहां पे है? GT। देखो यहाँ पर ये है जिम्मेदार इंसान, ये है जिम्मेदार मेथड जो यहाँ पर कॉल हुई, राइट। इस ऑपरेशन के साथ में Z के अंदर रखी हुई GT मेथड जो है सिस्टम ने इन्वोक करी है, और GT मेथड को X एज अ पैरामीटर भेजा गया है, उसने कैलकुलेशन किया और उसने रिटर्न कर दिया फॉल्स। इसका मतलब ये हो गया कि यार ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस इवन दे आर आल्सो गेटिंग ऑपरेटेड विद ईच अदर। अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बना के उनको भी तुमने ऑपरेट करवा दिया यार। एक तो फ्लोट था और एक इंटीजर, वो भी आपस में जुड़ गए, गजब हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां पर क्या मैं len ओवर z चलाऊं तो क्या लेंथ ऑफ z आ जाए? वेरी गुड। क्या है? गुड, शाबाश। एलियन ओवर x चलाऊं आ जाए? लेंथ ऑफ x, लेंथ कहाँ कैलकुलेट होती है राजा में? इंटीजर नंबर्स के लिए, इंटीजर्स हो चाहे फ्लोट्स हो, उसके लिए लेंथ कैलकुलेट नहीं होती। लेंथ किसके लिए कैलकुलेट? स्ट्रिंग्स के लिए कैलकुलेट की। तो बेसिक एग्जांपल पे चलते हैं। चलो, हमने लिया एक s नाम का ऑब्जेक्ट जिसके अंदर वैल्यू ले ली हमने abc। क्या मैं एलियन ऑफ s कैलकुलेट कर सकता हूं? क्या मिलेगा? 3। चला, बहुत बड़ी। dir ओवर str, मतलब str क्लास के अंदर रखे हुए एट्रीब्यूट्स, और यही एट्रीब्यूट्स विरासत में किसको मिले? s को, जो ये पूरी लंबी लिस्ट है। ढूंढो उसके अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर एलियन कहीं दिख रहा है क्या? ये रहा, दिखा अंडरस्कोर अंडरस्कोर एलियन। अब एक काम करो, ऊपर चलते हैं वापस। ये थे हमारे फ्लोट के एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर ढूंढो एलियन। अंडरस्कोर अंडरस्कोर एलियन नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इंटीजर्स पे आओ, ये y में देखो, अंडरस्कोर अंडरस्कोर एलियन, ये एली के बाद डायरेक्ट लाइन शिफ्ट आ गया, इसमें है? नहीं है। बस यही कारण है आपकी इंटीजर क्लास और फ्लोट क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट अंडरस्कोर एलियन नाम का कोई एट्रीब्यूट, कोई मेथड उपलब्ध नहीं है। और जब आप एलियन ओवर एनी ऑब्जेक्ट जब चलाने की कोशिश करते हो, तो सिस्टम को पीछे इंटरप्रेटर को ये पता है कि जब बंदा एलियन चलाएगा तो मुझे अंडरस्कोर एलियन कॉल करना है उस ऑब्जेक्ट का जिसको उसने ब्रैकेट के अंदर दिया है। तो जाहिर सी बात है, एलियन ओवर इंटीजर चलाओगे तो वो इंटीजर के एट्रीब्यूट में ढूंढेगा अंडरस्कोर एलियन, नहीं मिलेगा तो मना कर देगा। और मना करने की भाषा भी बहुत साफ सुथरी रहती है, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर यहाँ पे देखें तो ये देखो, ये क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप फ्लोट हैज नो एलियन मेथड इनसाइड कंटेनर, नहीं है। और इसी तरीके से इंटीजर के पास भी नहीं है, पर चूंकि वो स्ट्रिंग में है तो स्ट्रिंग में तो चलेगा, बढ़िया, उसको लेंथ कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, तो उसका मतलब ये हो गया कि हर एक क्लास के अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स भी होते हैं कि जो एक क्लास के अंदर रिसाइड करते हैं लेकिन दूसरे के अंदर नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम किसी में एलियन यूज कर ले, किसी में ऐड यूज कर ले, एंड सो। तो ये पिछले 15 मिनट की गाथा का एक ही निष्कर्ष है। वो निष्कर्ष ये है कि सिस्टम द्वारा जितने भी ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली हम बनाते हैं, सिस्टम क्लासेस से बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इंटीजर्स, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स एंड सो ऑन, उन ऑब्जेक्ट्स को आप आपस में जब ऑपरेट करते हो तो वो ऑपरेशन जो है वो इस बात पे निर्भर करते हैं कि आपकी क्लास के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स
है, ऐड है तो ऐड भी होगा, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट भी होगा, कंपैरिजन के अगर रखें तो वो भी होंगे, लेंथ कैलकुलेशन तो वो भी होगा। अगर क्लास के अंदर वो एट्रीब्यूट नहीं है तो फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब यही वाली चीज हमें चाहिए हमारे कस्टमाइज ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। मैं कस्टमाइज ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी मेरे अल्फाबेटिक ऑपरेशन सपोज फॉर एग्जांपल परफॉर्म करवाना चाह रहा, ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल तो दे देता हूं। अगर मैंने एक कोई रैंडम क्लास बनाई और उसके दो ऑब्जेक्ट्स को मैं ऐड करना चाहता हूं, तो मैं मेरी क्लास के अंदर अंदर एक मेथड दूंगा और उस मेथड का नाम होगा, पूरा नाम बड़ा समझदार, वेरी गुड। उस क्लास के अंदर एक मेथड का नाम दूंगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और मुझे पता है कि जब मैंने अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर ले लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आप सिस्टम को पता है कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एडिशन चलाएंगे तो एडिशन करना है, क्योंकि जब भी ऐड करने जाऊंगा तो इम्प्लिसिटली वो मेथड कॉल होगी। हम भी कॉल करेंगे, प्लस लगाया कॉल, जैसे यहां किया प्लस लगाया कॉल, तो ऐसा होने वाला है। एंड दिस इज व्हाट यू कॉल मेथड्स ओवरलोडिंग। डिफॉल्ट मेथड्स को आपको ओवरलोड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब कल शाम को मिलेंगे, कल इसको विस्तार में फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो सर अर्शिव को आपने बोल रहा है। हाँ, अरे यार